हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास एंड वेलकम टू अपना सपना जेआरएफ। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म फॉर बायोकेमिस्ट्री। हम पढ़ना शुरू करेंगे। इससे पहले बताएं आप सब कैसे हैं, तैयारी कैसी चल रही है और क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? जी, गुड मॉर्निंग। कौन कौन आ गया हमारी क्लास में? गुड मॉर्निंग रानी, शालू, सलोनी, किरण, गुंजन, अन्वेषा, मोहन, श्रीलता, दीक्षा, जानवी, निकिता जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग विष्णु प्रिया जी। सब अच्छे हैं ना? गुड मॉर्निंग मुस्कान। सब बढ़िया हो? गुड मॉर्निंग नेहा। ऑडियो वीडियो क्लियर है गाइस? जी मैं बढ़िया हूँ। अच्छे हैं सभी? ओके। मैं बहुत बढ़िया हूँ जी। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। चलो तो ठीक है, फिर आज का जो अपना टॉपिक है वो रहेगा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। टेस्ट के क्वेश्चन, ओके। सेल बायो वाले आपने पेश कर दिए टेलीग्राम पर। सेल साइकिल के जिन क्वेश्चंस में डाउट है, क्या टेलीग्राम पर डाल दिए आप लोगों ने? ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्लास में लेके आऊंगी मैं। नेक्स्ट क्लास में आपका रिजल्ट भी और क्वेश्चंस भी लेकर के आऊंगी। गुड मॉर्निंग कोमल। जिसने भी टेस्ट नहीं दिया वो टेस्ट दे लेंगे, और जिन भी क्वेश्चन में डाउट है वो मुझे टेलीग्राम पर एक बार डाल देंगे, तो मैं शाम की क्लास में लेके आऊंगी। टेस्ट इजी था लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। हाँ चलो ठीक है, कोई नहीं। लगातार अपने टेस्ट देते रहेंगे। इजी लगे या हार्ड लगे, कंफ्यूजिंग लगे, जब आप रोज हर बार टेस्ट देंगे तो धीरे धीरे पता लगता रहेगा कहां पर गलती होती है। गुड मॉर्निंग तमुली। हाँ जी, बायोकेम का भी 45 मिनट ही रहता है। बायोकेम का भी लास्ट टाइम भी मैंने 45 मिनट ही रखा था। हाँ हाँ, चलिए जी, ठीक है ना। सब अच्छे हैं। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। सो रेस्पिरेशन अपना कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिए हैं। आज हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं मेटाबॉलिज्म। आज टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं आपका मेटाबॉलिज्म, और मेटाबॉलिज्म में हमें कार्बोहाइड्रेट का पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म पढ़ना है, और फिर अमीनो एसिड का पढ़ना है, फिर हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोटाइड का, फिर पढ़ेंगे फैट्स एंड लिपिड्स का। तब जाकर अपना ये टॉपिक कंप्लीट होगा। ठीक है जी। गुड मॉर्निंग प्रतिज्ञा। हाँ कोमल, गला ठीक हो गया था, फिर से आई डोंट नो कैसे हुआ। बाकी सब ठीक है, बस गला गला खराब है। चलो ठीक है जी, शुरू किया जाए फिर। चलो फटाफट सारे थम्स अप करेंगे और अपनी गाड़ी में सवार होकर चलेंगे मेरे साथ। क्या पढ़ने के लिए? कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म।
सारे एक बार हम सब करेंगे फटाफट। हाँ जी, ओके ओके, सब तैयार है ना? ठीक है जी। हाँ जी, रॉकेट आ गया है। सब बैठ जाएं रॉकेट में और समझते हुए चलेंगे। चलिए तो फिर टॉपिक शुरू करते हैं। मेटाबॉलिज्म क्या होता है और क्यों हमें इसके बारे में पढ़ना है। सो देखिए, मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, हमारी बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, उन सभी केमिकल रिएक्शन के सम को आप मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं। उन्हें आप मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं और इस पूरे प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म कहा जाता है, जिसमें मेनली टू टाइप की प्रोसेस आती हैं। एक कैटाबॉलिज्म रहती है, ये ऐसी रिएक्शन है जिसमें चीजें टूट रही हैं। और एक होता है आपका एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म ऐसी रिएक्शन है जिसमें कुछ नया सिंथेसाइज हो रहा होता है। और एक ऐसी भी रिएक्शन है जो कि एम्फीबोलिक है। एम्फीबोलिक रिएक्शन में ब्रेकडाउन सिंथेसिस लगातार चलता रहता है। सो कैटाबॉलिज्म में ब्रेकडाउन रिएक्शन आप कहेंगे। ब्रेकडाउन रिएक्शन, जैसे मैंने बताया था ना कि रेस्पिरेशन इज द कैटाबॉलिक रिएक्शन। एनाबॉलिज्म में जब कुछ बन रहा हो, सिंथेसाइज्ड हो रही हैं चीजें, जैसे प्रोटीन का सिंथेसिस हुआ है, तो ये एक एनाबॉलिक रिएक्शन है। और एम्फीबॉलिक में दोनों होती है, कैटाबॉलिज्म भी एज वेल एज एनाबॉलिज्म भी। तो क्या ये जो मेटाबॉलिज्म है जरूरी है? जी, बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब ये समझिए कि मेटाबॉलिज्म नहीं है ना, तो मतलब हम मर चुके हैं। हम मर चुके हैं, तभी हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं हो रही है। सो मेटाबॉलिज्म इज द सेट ऑफ लाइफ सस्टेनिंग केमिकल रिएक्शन इन द ऑर्गेनिज्म। तीन मेन फंक्शन है इस मेटाबॉलिज्म के, तीन मेजर फंक्शन माने जाते हैं। फर्स्ट है आपका द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इनटू फूड, इन फूड टू एनर्जी अवेलेबल टू रन सेलुलर प्रोसेस। पहला काम तो यह है कि जो अपने फूड की एनर्जी है, अपने फूड में जो एनर्जी है, उस एनर्जी को अवेलेबल बनाना ताकि सेल अपना काम कर सके। यानी ये इनडायरेक्टली कह रहा है रेस्पिरेशन। यानी फूड की जो एनर्जी है उसको एटीपी की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना और फिर एटीपी को यूज करके सेल की जो बाकी प्रोसेस है उन्हें करना। फिर सेकंड है द कन्वर्जन ऑफ फूड टू बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड एंड सम कार्बोहाइड्रेट। जो हमने फूड खाया है उस फूड को हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें? प्रोटीन में, ताकि हमारी स्ट्रक्चर बन सके, फैट में और लिपिड में ताकि हमारे ऑर्गन्स का प्रोटेक्शन हो सके और सेल की मेम्ब्रेन बन सके, न्यूक्लिक एसिड में ताकि जब नया सेल बने तो उसके लिए डीएनए फॉर्म कर सके। तो जो फूड हमने खाया है उसको कन्वर्ट कर रहे हैं प्रोटीन में, लिपिड में, न्यूक्लिक एसिड में या फिर कार्बोहाइड्रेट में। ये भी मेटाबॉलिज्म के अंदर ही आता है। और थर्ड फंक्शन है द एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकालना भी मेटाबॉलिज्म के अंदर ही आता है। यानी जो भी वेस्ट चीजें हैं उन्हें भी बॉडी से बाहर फेंकने का काम इसी के अंदर रखेंगे। These enzyme catalyzed reaction allow the organism to grow and reproduce, maintain their structure and respond to the environment। और यही जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है, जिनको आप एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि बिना एंजाइम के ये हो ही नहीं सकती है। तो ये ऐसी रिएक्शन है जो किसी ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराती है, रिप्रोड्यूस करवाने में मदद करती है, उसके एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने में मदद करती है ताकि वो अपने आप को मेंटेन कर सके, अपने आप को सरवाइव करवा सके। तो वो सब मेटाबॉलिक रिएक्शंस की वजह से होता है।
तो जी ये है आपका मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिक पाथवे में 3 टाइप आते हैं। एनाबॉलिक पाथवे, ऐसे पाथवे जिसमें कुछ बन रहा है, बिल्डिंग अप हो रहा है, जैसे प्रोटीन बना लीजिए, कार्बोहाइड्रेट बना लीजिए, लिपिड्स बना लीजिए, या फिर न्यूक्लिक एसिड, व्हाटएवर जो भी आप बना रहे हैं, कोई सिंपल सा कंपाउंड है, उसे आपने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया है। दिस पाथवे इज कॉल्ड एनाबॉलिक पाथवे। और इन पाथवेज को करने के लिए एनर्जी कंज्यूम की जाती है, मतलब एनर्जी हमें देनी पड़ती है। जैसे देखो फोटोसिंथेसिस है, अपना प्रोटीन का सिंथेसिस है, जितनी भी चीजें हैं ये सब एनाबॉलिक में आती हैं और उसमें आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। फिर सेकंड है कैटाबॉलिक पाथवे। इस कैटाबॉलिक पाथवे में हम चीजों को ब्रेक डाउन करते हैं, जैसे ग्लूकोज का पायरुवेट में टूटना इनटू द सेलुलर रेस्पिरेशन। इस पाथवे के अंदर कॉम्प्लेक्स चीजें सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, और ये ऐसी रिएक्शन है जो एनर्जी को रिलीज करती है। यानी यहां से एनर्जी रिलीज होती है, एटीपी बनती है, फिर एटीपी टूट करके इसको एनर्जी देती है ताकि ये रिएक्शन हो जाए। अच्छा, एक ऐसी भी है जिसको आप बोलेंगे एम्फीबॉलिक पाथवे। एम्फीबॉलिक पाथवे ऐसा पाथवे है जिसमें जिसमें की चीजें बन भी रही होती हैं और टूट भी रही होती है। जिसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है हमारी क्रैब साइकिल। तो क्रैब साइकिल का आपने बस एक ही फॉर्म देखा है अभी रेस्पिरेशन में, कि वो ग्लूकोज से पायरुवेट से बने हुए एसिटाइल कोएंजाइम ए को ओए के साथ कनेक्ट करके पूरी साइकिल चलती है। बट ये साइकिल बहुत मेजर रोल प्ले करती है। और कल भी हमने पढ़ा था कि आप प्रोटीन ले लीजिए, कार्बोहाइड्रेट ले लीजिए, फैट ले लीजिए, या फिर न्यूक्लियोटाइड ले लीजिए, सबके ब्रेकडाउन और सबके सिंथेसिस जाकर के कहीं ना कहीं अपनी टीसीए साइकिल से कनेक्ट होते ही होते हैं। तो इसीलिए टीसीए साइकिल को एम्फीबॉलिक पाथवे में रखा गया है, क्योंकि यहाँ टीसीए साइकिल में ऐसी भी चीजें बन रही है जो कैटाबॉलिक है, मतलब कैटाबॉलिज्म भी हो रहा है और एनाबॉलिज्म भी लगातार चल रहा है। सो टीसीए इज द गुड एग्जाम्पल। ओके एवरीवन। तो सबसे पहले पढ़ रहे हैं आज की क्लास में कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म। गुड मॉर्निंग रीना। सबसे पहले पढ़ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म। तो देखिए, इस पार्ट को शुरू करने से पहले आपसे एक बात कहना चाहूंगी। मेटाबॉलिज्म एक बहुत ही ह्यूज टॉपिक है, बहुत ही बड़ा टॉपिक है। मैंने पूरा अनुमान लगाया है कम से कम 8 क्लासेस चाहिएंगी, 8। वो भी 8 तब चाहिएंगी जब आप भी पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं और मैं भी चीजें थोड़ी सी स्पीडली लेकर के चल रही हूँ, तब जाकर हमारा मेटाबॉलिज्म 8 क्लास में खत्म होगा। ठीक है, समझ रहे हैं? तो लेकिन मेटाबॉलिज्म में मैं पढ़ा दूंगी, फटाफट पढ़ा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। आपका डाउट होगा मैं समझा भी दूंगी, लेकिन जब तक आप खुद से अपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाएंगे, मेटाबॉलिज्म आपके लिए बहुत ही हैक्टिक टॉपिक हो जाएगा। और मेटाबॉलिज्म जरूरी भी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछने शुरू हो गए हैं। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से तो हर बार क्वेश्चन पूछते ही हैं, अमीनो एसिड से भी पूछते हैं, अब न्यूक्लियोटाइड और फैट से भी पूछना शुरू कर दिया है। तो इस टॉपिक को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते कि ठीक है ऐसे छोड़ देंगे, कोई बात नहीं, बड़ा है, थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, थोड़ा बहुत नहीं पढ़ेंगे। मैं आपको पूरा पढ़ा रही हूं तो आपको भी पूरा ही पढ़ना है, लेकिन मेटाबॉलिज्म के लिए खास ध्यान रखेंगे, बहुत सारे एंजाइम आने वाले हैं, बहुत सारे। सो मेक श्योर जितना भी आपको पढ़ाया जाए वो काम आप डेली करके रखेंगे और सारे एंजाइम्स को शॉर्ट नोट की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है? क्योंकि बिना शॉर्ट नोट्स लिखे, बिना एंजाइम के बारे में जाने, आप चाहे कितना भी पढ़ लीजिए, याद नहीं रहेंगे। मेटाबॉलिज्म में मेन ये है कि आपको एंजाइम का काम याद रह जाए बस, क्योंकि मेन टारगेट क्वेश्चन का यही रहता है। हाँ जी, 8 क्लासेस जाएंगी ही जाएंगी पूरी, क्योंकि अगर 8 से मैं कम करूंगी, 8 से चलो 1-2 कम भी हो जाएंगी, फिर भी 5-6 क्लास तो रहेंगी ही ना। तो 5-6 क्लास में, हालांकि क्लास 5-6 है लेकिन उसका कंटेंट बहुत ज्यादा है। सो मेक श्योर साथ साथ अपने शॉर्ट नोट्स बनाते रहिएगा। ठीक, मैं भी इस क्लास में जरूर जरूर मार्क करूंगी आपके शॉर्ट नोट्स, ताकि आप लिख सके कि क्या क्या चीजें नोट्स में लिखनी है। ठीक है, ओके जी। हाँ जी, तो देखो, सबसे पहली बात, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में
हम केवल बात करेंगे अपने कार्बोहाइड्रेट्स की, लेकिन कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में कैटाबॉलिज्म भी आएगा और एनाबॉलिज्म भी आएगा। मतलब ऐसे कौन कौन से पाथवे हैं बॉडी में जिसमें हमारा ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट टूट रहे हैं, वो भी पढ़ना है, कहां बन रहे हैं वो भी पढ़ना है। तो देखो इसमें कार्बोहाइड्रेट आर एल्डिहाइड एंड कीटोन विद मैनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड एंड दैट कैन एग्जिस्ट एज स्ट्रेट चेन और रिंग फॉर्म। ये बात आपको पता भी है, आपने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा है। कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में मिलने वाले सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है, जिसका मेन रोल है हमारे फिल करना, मतलब कि फिल न्यूमरस रोल, जैसे कि स्टोरेज करना, ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ग्लाइकोजन, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट जैसे कि सेलुलोज इन द प्लांट, काइटिन इन द एनिमल। तो मेन फंक्शन तो होता है हमारे कार्बोहाइड्रेट का हमें एनर्जी प्रोवाइड करना, बट वो एनर्जी को स्टोर भी कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट करने में भी मदद करेंगे, साथ साथ हमारी स्ट्रक्चर जैसे कि प्लांट की सेल वॉल है, सेलुलोज है ना, उनको भी बनाने में मदद करेंगे। ठीक है। हार्डनेस का मतलब होता है इस्तेमाल करना। हार्डनेस का मतलब ये है कि जब आप किसी की, मान लीजिए मैं एटीपी है और एटीपी की एनर्जी को मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, तो मैं एटीपी को हार्डनेस कर रही हूँ। ठीक है। तो the basic carbohydrate units are called monosaccharides and include the galactose, fructose, most importantly glucose. Monosaccharides can be linked together to form the polysaccharides in almost limitless way. Carbohydrate pathway cycle process and reactions. तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में बेसिक बातें आपको सब कुछ पता है, हमने पढ़ लिया है। हमें अब यहाँ कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म में क्या क्या पढ़ना है। सो देखिए, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब है ग्लाइकोजन का सिंथेसिस। तो ये एक एनाबॉलिक पाथवे है कार्बोहाइड्रेट का ही, ये हमें पढ़ना है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस, जिसमें ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन देखेंगे, वो हमें पढ़ना है कैटाबॉलिज्म में। तो ये आपका, ये जो पाथवे है सबसे ऊपर वाला, ये है एनाबॉलिक पाथवे, ये है कैटाबॉलिक पाथवे। ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी ग्लूकोज को बनाना, बट ग्लूकोज को क्यों बना रहे हैं, जब बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो गई है तो ग्लूकोज बनाना जरूरी है, लेकिन कहां से बनाएंगे, जो नॉन कार्बोहाइड्रेट पार्ट है, जैसे कि आपके प्रोटीन है, फैट है, लिपिड है, या फिर कोई ऑर्गेनिक एसिड है, वहां से आप ग्लूकोज को बना रहे हैं, तो उसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम अ नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। ये भी एनाबॉलिक पाथवे है। पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, जिसको एचएमपी पाथवे बोलते हैं, ये ग्लाइकोलिसिस का अल्टरनेट है, यहां पर भी चीजें बनती हैं, ये भी एनाबॉलिक पाथवे है। एंटनर डुड्रोफ पाथवे है, ये ग्लाइकोलिसिस एंड पीपी का अल्टरनेट पाथवे है। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है पायरुवेट में, ये कैटाबॉलिक पाथवे है। और फोटोसिंथेसिस, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, मतलब वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर भी हो जाएगा, ये भी एनाबॉलिक पाथवे है। ठीक है जी। तो हमें ये पढ़ना है, ये पढ़ना है और ये पढ़ना है, साथ में ट्रिपल पी पाथवे पढ़ना है, एंटनर डुड्रोफ पढ़ना है, ग्लाइकोलिसिस ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, और फोटोसिंथेसिस में आपको पढ़ाऊंगी प्लांट फिजियोलॉजी में। यानी कि टोटल हमें कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के अंदर 5 पाथवे पढ़ने हैं, 5। 2 करेंगे आज वाली क्लास में, अभी सुबह वाली में, और 3 पाथवे में आपको कराऊंगी शाम वाली क्लास में। ठीक है, चलो फिर शुरू किया जाए। ग्लाइकोजन, क्या आपको पता है ग्लाइकोजन क्या होता है? मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पता है कि ग्लाइकोजन क्या होता है। तो ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में स्टोर होने वाला कार्बोहाइड्रेट है। अगर प्लांट के अंदर ग्लूकोज बहुत ज्यादा हो जाता है, वो उसे स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करता है। हमारे अंदर ग्लूकोज जब ज्यादा हो जाता है तो हमारे सेल उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करते हैं। तो ग्लाइकोजन बनेगा कब, अब आप खुद सोचिए ना, कब बनेगा ग्लाइकोजन? जब हमारी बॉडी में ऑलरेडी बहुत सारी ग्लूकोज हो और जितना इस्तेमाल करना है वो इस्तेमाल हो भी गया है, उस दौरान आप ग्लाइकोजन को बनाएंगे। और यदि आपकी बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो गई है, आप खाना नहीं खा रहे हैं वॉट एवर, लेकिन आपकी बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो गई है,
तो सबसे पहले जो ग्लाइकोजन है उसी को तोड़ करके ग्लूकोज बनाया जाता है। अगर वो ग्लाइकोजन भी खत्म हो गया तब जाकर के फैट, लिपिड्स, प्रोटीन इन सब से ग्लूकोज बनाते हैं, जिसे बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो सबसे पहले मैं पढ़ा रही हूं आपको ग्लाइकोजन का सिंथेसिस। ग्लाइकोजन कैसे बनेगा? ग्लूकोज को कनेक्ट कर करके बनता है। अभी ग्लूकोज जब कनेक्ट होगा तो ग्लाइकोजन एक ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है, मतलब लीनियर फॉर्म भी होती है और ब्रांचिंग भी आती है, इसी को बोलते हैं आप ग्लाइकोजन। जैसे देखिए, हमने लिया ग्लूकोज, ग्लूकोज को कनेक्ट करना शुरू किया, तो ये आपकी एक ग्लूकोज है, ये फिर दूसरी ग्लूकोज है, ये तीसरी है, ये चौथी है, ऐसे करते करते आप ग्लूकोज को जोड़ रहे हैं। ग्लूकोज को कनेक्ट करने का जो तरीका है वो है यहाँ 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से ये पूरा लीनियर चेन ऐसे बन जाता है। ठीक है जी। फिर आती है ब्रांचिंग की बारी। फिर आती है ब्रांचिंग की बारी कि ब्रांचिंग कौन करवाएगा, क्योंकि ग्लूकोज बहुत सारी है, सभी ग्लूकोज को जोड़ करके हमने एक लीनियर चेन बना दी है। अब बारी है कि यहाँ ब्रांचिंग भी तो करनी है, तो उसके लिए एक अलग एंजाइम आता है। तो ये जो अपनी स्ट्रेट चेन बनी है ना, इसे बनाने के लिए आएगा ग्लाइकोजन सिंथेज। लेकिन जब ब्रांचिंग करानी है तो ब्रांचिंग कराने के लिए हमें अलग एंजाइम को लेकर के आना पड़ता है, जिसका नाम है ब्रांचिंग एंजाइम। वो क्या करता है, यहाँ अपना जो ग्लूकोज है, मान लीजिए ये ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज का 4th कार्बन इन्वॉल्व हो गया बॉन्ड बनाने में। ठीक, इसका पहला कार्बन भी इन्वॉल्व हो गया बॉन्ड बनाने में। अब इसका जो छठा कार्बन है वो फ्री है, इसका जो 6th कार्बन है वो है फ्री। तो ये बॉन्ड बनाता है ग्लूकोज के साथ। तो अपना जो एक और ग्लूकोज यूनिट आप लेंगे, इस ग्लूकोज यूनिट के फर्स्ट कार्बन फ्री होता है, तो यहाँ जो बॉन्ड बनेगा ये बनेगा, इसे आप कहेंगे 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो स्ट्रेट चेन के लिए तो आते हैं 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और ब्रांचिंग के लिए 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आएगा। इसे बनाने के लिए अलग एंजाइम आता है, ब्रांचिंग करने के लिए अलग एंजाइम आता है, लेकिन ना ब्रांचिंग अलग तरीके से होती है। अभी देखिएगा ध्यान से, हमने सोचा कि ब्रांचिंग एंजाइम आया, उसने ऐसे ब्रांच बना दी है, अब सारे वही ऐड करेगा आकर के, ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए ग्लाइकोजन सिंथेज ने पूरी एक चेन बना दी है। ब्रांचिंग एंजाइम आता है जिसके पास दो काम होते हैं करने के लिए। पहले आकर के वो इस बॉन्ड को कट करता है, कोई भी मान लीजिए जैसे हमने ये पूरा एक बना लिया है चेन, वो आकर के यहां से इस बॉन्ड को कट करेगा। तो अब आप ये कट कर दिया है तो ये पूरा पार्ट हमारे लिए अवेलेबल हो जाएगा, ये पूरा पार्ट अवेलेबल हो जाएगा। तो इसी पार्ट को यहां से हटा करके वो यहां ऐड कर देगा, वो यहां ऐड कर देगा। तो दो काम करे, एक तो आकर के इस बॉन्ड को यहां से कट करेगा ताकि ये पीस जो है ये अवेलेबल हो जाए, और फिर इस पीस को यहां कनेक्ट कर देगा, ब्रांचिंग करा देगा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। तो इस तरीके से ब्रांचिंग होती है और इस तरीके से स्ट्रेट चेन बनती है। तो ये है आपकी ग्लाइकोजन की सिंथेसिस। अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता रही हूँ कैसे चीजें मूव करेंगी। जो बेसिक बातें हैं एक बार मैं पढ़ दे रही हूँ, बाकी आपने पढ़ा ही है। अपना ग्लाइकोजन एक होमोपोलीसेक्राइड है, यानी एक ही सब यूनिट से मिलकर के बना हुआ है, नाम है ग्लूकोज, विच फॉर्म ग्लूकोज ऑन हाइड्रोलिसिस। और यदि आप ग्लाइकोजन को तोड़ देते हैं तो ग्लाइकोजन आपको ग्लूकोज देगा। ग्लाइकोजन एक मल्टी ब्रांच्ड पॉलीसेक्राइड है ग्लूकोज का, जो कि सर्व करता है एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोरेज इन द एनिमल, फंगई एंड बैक्टीरिया। बैक्टीरिया है, फंगस है, एनिमल है, इनके अंदर जो स्टोर होता है ग्लूकोज वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है। It is the main storage of form of glucose in the human body when glucose level high। देखो सबसे जरूरी बात है ब्लड के अंदर चीजें मेंटेन करना, मतलब हर कोई इस चीज के पीछे लग जाता है कि ब्लड में चीजें मेंटेन रही। अगर ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा हो गई है तो पूरा सिस्टम एक्टिवेट होकर के उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को सेल में धकेल देगा, और इन केस ग्लूकोज की कमी हो गई है ब्लड में
सारा सिस्टम एक्टिवेट होगा और वो सेल में मौजूद ग्लाइकोजन को तोड़ करके ग्लूकोज बनाएगा, ग्लूकोज को ब्लड में भेज देगा। तो यहाँ मेंटेनेंस की बात है, ब्लड को मेंटेन करना पड़ता है, इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको मेंटेन करना पड़ता है। तो अगर हमारे ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा हो जाता है तो उस ग्लूकोज को वहां नहीं रहने देंगे, उसे सेल में ले जाकर के ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देंगे। ग्लाइकोजन इज कंपोज्ड ऑफ टू मेजर बॉन्ड, एक होता है आपका अल्फा 14, एक होता है अल्फा 16 बॉन्ड। दीज बॉन्ड गिविंग राइज टू लीनियर चेन एज वेल एज ब्रांचिंग। तो अल्फा 14 लीनियर चेन देता है एंड अल्फा 16 आपको ब्रांचिंग वाला फॉर्म देता है। ये रहा ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर, ये स्ट्रेट चेन है जो कि अल्फा 14 से कनेक्टेड है और ये वाला पार्ट अल्फा 16 से कनेक्टेड है। इस तरीके से धीरे धीरे कनेक्ट करते करते हमारा ग्लूकोज अपना ग्लाइकोजन तैयार हो जाता है। लेकिन इतना भी चीजें सिंपल नहीं है जितनी इसमें दिखाई गई है। अगर आप ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर देखेंगे ना तो आप समझेंगे कि ग्लाइकोजन ग्लूकोज से बना है। एक ग्लूकोज लेके आओ, दूसरा लेके आ जाओ, बीच में बॉन्ड बना दो, काम खत्म। लेकिन ऐसे नहीं होता है, पहले हमें ग्लूकोज को एक्टिव करना पड़ता है। पहले ग्लूकोज को एक्टिव करेंगे, फिर वहां लेकर के जाएंगे, फिर सिंथेज की मदद से उसको जोड़ेंगे। तो ये पूरा पाथवे पढ़ना है। तो देखिए इसको बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजन का जो बनना है उसे ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। जहां पर भी ये जेनेसिस वर्ड आएगा मतलब कुछ बनने की बात हो रही है, जहां पर लाइसिस वर्ड आएगा मतलब कुछ टूटने की बात हो रही है। जैसे नेक्स्ट पाथवे हम पढ़ेंगे ग्लाइकोजिनोलाइसिस, यानी ग्लाइकोजन को तोड़ दिया है, एंड ग्लाइकोजेनेसिस यानी ग्लाइकोजन को बना रहे हैं। सो देखिए ग्लाइकोजेनेसिस या ग्लाइकोजन सिंथेसिस एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है जो स्टार्ट होती है अल्फा डी ग्लूकोज को कन्वर्ट करेंगे हम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में हेक्सोकाइनेज की मदद से, और जो लीवर का आइसोफॉर्म है जिसको बोलते हैं ग्लूकोकाइनेज, इसकी मदद से सबसे पहले हम जो ग्लूकोज है उसको एक्टिव करते हैं। दिस प्रोसेस इज एसेंशियल स्टेप एज द एडिशन ऑफ अ फॉस्फेट ग्रुप ट्रैप द ग्लूकोज विद इन द सेल। तो ग्लूकोज जैसे ही सेल में आती है, अब वो सेल में ही बनी रहे, हम उस पर फॉस्फेट लगा देते हैं। जैसे उस पर फॉस्फेट लगता है वो ट्रैप हो जाती है हमारे सेल के अंदर, फिर हम उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर सकते हैं। लोकेशन क्या है, सबसे जरूरी बात, ग्लाइकोजन कहाँ सिंथेसाइज होता है एंड डिग्रेड कहाँ होता है, साइटोसोल में, एंड ग्लाइकोजन प्रेजेंट इन द साइटोसोल एज द ग्रेन्यूल्स। यानी ये जो प्रोसेस है ग्लाइकोजन का या तो सिंथेसिस हो या तो डिग्रेडेशन हो, वो कहाँ मिलेगा, सेल के साइटोसोल के अंदर। साइटोसोल में सिंथेसिस भी होता है, ब्रेकडाउन भी होता है, और जब ये बन जाते हैं तो हमारे सेल के अंदर ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में प्रेजेंट हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। कौन से बॉडी के ऑर्गन है जो खासकर ग्लाइकोजन बनाने में रोल प्ले करते हैं, एक तो हमारी मसल्स और एक हमारा लीवर। मसल्स क्यों है, क्योंकि देखिए लगातार सबसे ज्यादा काम हमारी मसल्स ही कर रही होती हैं, सबसे ज्यादा काम जो है हमारी मसल्स कर रही होती हैं। मसल्स को एटीपी की रिक्वायरमेंट है, एटीपी मिलेगी ग्लूकोज से, तो हम ये मेक श्योर करते हैं कि ग्लाइकोजन को स्टोर करवा दे, कहाँ, मसल सेल के अंदर, ताकि मसल्स जब भी काम करे तो उसे ना ब्लड पर डिपेंड ना रहना पड़े कि ब्लड आएगा वो ग्लूकोज देगा तब मैं काम शुरू करूंगा। तो मसल्स में स्टोर की जाती हैं। दूसरा है आपका लीवर। लीवर भी बहुत बेहतरीन रोल प्ले करता है, हालांकि मसल्स में और लीवर में फर्क है। आपके ब्लड में बहुत सारा ग्लूकोज हो गया, सबसे पहले वो कहाँ जाएगा, आपकी मसल्स में जाएगा, और मसल्स में जाकर के ग्लाइकोजन की फॉर्म में इकट्ठा हो जाएगा, लीवर के पास जाएगा, लीवर के सेल्स में ग्लाइकोजन बनेगा, साइटोसोल में इकट्ठा हो जाएगा। अब मान लीजिए आपने खाना नहीं खाया, आपकी बॉडी में ग्लूकोज की हुई कमी, तो सबसे पहले ब्लड में कमी हो जाएगी। तो ब्लड में जैसे ही ग्लूकोज की कमी होगी तुरंत सिस्टम एक्टिवेट होकर के ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करना चाहेगा। तो जहां हमने स्टोर किया था हम वहीं पर जाएंगे ना मांगने के लिए भी। तो मसल्स के पास गए, मसल्स ने साफ साफ मना कर दिया, ठीक है तुमने मेरे अंदर स्टोर कराया था लेकिन मैं नहीं दूंगी, मुझे काम ज्यादा है, मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी की नीड है, मैं किसी पर डिपेंड नहीं रह सकती, जो मेरे पास है वो मेरा है।
फिर ब्लड गया जो है लीवर के पास कि तुम दे दो, तो लीवर बहुत अच्छा इंसान है, वो बोलता है कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बनाया ही इस घड़ी के लिए था कि जब कमी होगी तो मैं दे सकूं। तो लीवर ने अपने अंदर जितना भी ग्लाइकोजन बनाया था वो सारा ग्लाइकोजन टूट जाता है, लीवर के सेल के साइटोसोल में ही ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा और फिर वो ग्लूकोज जाएगा ब्लड के अंदर। तो स्टोर करने के लिए तो कौन कौन होगा, हमारी मसल्स और हमारा लीवर, लेकिन ब्रेकडाउन के लिए कौन होगा, मतलब ऐसा ब्रेकडाउन जो कि ब्लड के लिए हो रहा है वो केवल लीवर में होता है। मतलब मसल्स में भी ब्रेकडाउन होगा ग्लाइकोजन का, लेकिन जो ग्लूकोज निकलेगी वो मसल्स ही इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन लीवर में जो ग्लाइकोजन स्टोर किया हमने, अब वो जब ब्रेकडाउन हो रहा है तो वो ब्लड के लिए हो रहा है कि ब्लड में डाल दे ताकि मेंटेन हो जाए उसका कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो सिंथेसिस के लिए हम क्या करेंगे, मसल्स और लीवर, और ब्रेकडाउन के लिए भी मसल्स और लीवर ही होगा। लेकिन कहा, इन दोनों के सेल हैं, सेल के अंदर जो साइटोसोल है वहीं पर ये बनता भी है ग्लाइकोजन और टूटता भी वहीं पर है और स्टोर भी वहीं पर होता है। बनने के बाद ऐसा नहीं कि बनने के बाद कहीं और लेके जाएंगे, बनने के बाद स्टोर भी साइटोसोल में ही होगा, बना भी साइटोसोल में है, और जब तोड़ना है तो टूटेगा भी साइटोसोल में ही। तो ये लोकेशन बेहद जरूरी है जो आपको याद रखनी है। अब स्टेप क्या है, ग्लाइकोजन को बनाने के लिए हमारे पास कितने स्टेप हैं। सबसे पहले आप ग्लूकोज को एक्टिवेट करेंगे, सबसे पहले उसको जगाएंगे कि बारी आ गई है अब तुम्हें ग्लाइकोजन बनाना है, तो उसको एक्टिवेट करेंगे। फिर ग्लाइकोजन की सिंथेसिस को इनिशिएट करेंगे, फिर इलोंगेट करेंगे, फिर ब्रांचिंग करेंगे। तो 4 स्टेप है। सबसे पहले ग्लूकोज को हम एक्टिव करेंगे, दूसरा फिर हम ग्लाइकोजन के सिंथेसिस को इनिशिएट करेंगे, क्योंकि इनिशिएट करने के लिए और चीजें आती है, इलोंगेट करने के लिए और दूसरा एंजाइम आता है, फिर ब्रांचिंग करेंगे, ब्रांचिंग के लिए कोई और एंजाइम आएगा। तो ये 4 मेन स्टेप है आपके। ठीक है, ये 4 है मेन स्टेप। अब मैं आपको बता देती हूं इसमें से लिखना क्या क्या है आपको। शॉर्ट नोट्स मार्क करते हुए चलेंगे साथ साथ, क्योंकि इस वाले पार्ट के शॉर्ट नोट्स बेहद जरूरी है। तो हमने चीजें यहां से पढ़नी शुरू की है, आपको पता ही है ये चीजें तो बेसिक है, आपको पता है, इसको नहीं लिखेंगे। ये वाले पार्ट अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो बस एक लाइन में डेफिनेशन लिख लेना, एनाबॉलिक सिंथेसिस, कैटाबॉलिक ब्रेकडाउन, एम्फिबॉलिक दोनों, ब्रेकडाउन भी सिंथेसिस भी। तो ये बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं, फिर भी नहीं पता है तो आप लिख सकते हैं। ये केवल समझाने के लिए है कि हमें क्या क्या पढ़ना है, ये भी नोट्स में नहीं लिखोगे। इसके बाद फिर आगे बढ़ रहे कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में ग्लाइकोजन का मेटाबॉलिज्म। सो ग्लाइकोजन के बारे में ये सब बातें भी आपने पढ़ी हुई है, नहीं अगर पढ़ी कार्बोहाइड्रेट में तो आप लिख सकते हैं। हालांकि सारी बातें मैंने पढ़ाई हैं, तो इसमें फिर भी जो मेन बात आप लिखना चाहते हैं वो एक तो ये लिख लेना कि ग्लाइकोजन मतलब बनता कहाँ कहाँ है। तो हमारे जो एनिमल्स हैं, फंगस है और बैक्टीरिया है, इन तीनों के अंदर जो मेन सोर्स है ग्लूकोज को स्टोर करने का वो ग्लाइकोजन ही होता है। फिर दूसरी जरूरी बात उसकी स्ट्रक्चर को लेकर के, कि उसमें बॉन्ड कौन कौन से होते हैं। तो ये बात शॉर्ट नोट्स में लिख लेना कि अल्फा 1,4 लीनियर के लिए, अल्फा 1,6 ब्रांचिंग के लिए। तो यहां से बस ये 2 बातें लिखोगे। इसके बाद ग्लाइकोजन की सिंथेसिस की बात कर रही है, तो ग्लाइकोजेनेसिस में हम सिंथेसिस की बात करेंगे। अब तक जो जरूरी बात आई है वो बस ये है कि लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, कहाँ बनता है ग्लाइकोजन, ऑर्गन आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ बनता है ग्लाइकोजन, कौन कौन से ऑर्गन में। तो बस यहां तक शॉर्ट नोट्स में लिखोगे। स्टेप्स की भी बात करेंगे कि सबसे पहले हुआ एक्टिवेशन। तो अब तक बस ये 4-5 लाइन जो है आपको लिखनी है। आगे पढ़ते हैं पहले एक्टिवेशन। ये बात मैंने आपको बताई दी है कि ग्लूकोज स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन प्राइमरली इन द साइटोप्लाज्म ऑफ लीवर एंड मसल्स ऑफ द सेलुलर टिश्यूज एंड इन द स्मॉल अमाउंट इन द ब्रेन टिश्यू। थोड़ा सा अमाउंट ब्रेन के अंदर भी स्टोर होता है, बट खासकर लीवर एंड आपकी मसल्स में होगा। while glycogen in the liver act as the main depot source that maintain the blood glucose homeostasis. Glycogen in the skeletal muscles provide energy to the muscles during the high intensity exercises. यानी जो मसल्स में स्टोर हुआ है वो मसल्स में ही रहेगा, जो लीवर में स्टोर हुआ है वो खासकर स्टोर ही इसलिए हुआ है कि तुम्हें ब्लड के होम्योस्टेसिस को मेंटेन करना है,
कि ब्लड में ज्यादा हो गया है तो तुम अपने पास रखोगे, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दोगे, कम अगर हो गया है तो तुम उसे तोड़ करके फिर से ब्लड में डाल दोगे। तो ये पॉइंट भी आप जरूर जरूर लिखेंगे कि मसल्स में और कहां कहां ये स्टोर होता है। तो ये पूरा पॉइंट आपको शॉर्ट नोट्स में ऐड करना है। चलिए अब मैं आपको लेकर चल रही हूं पूरे प्रोसेस पर। कितने स्टेप हैं एक बार फिर से देखो। स्टेप क्या क्या है? एक्टिवेशन करना है ग्लूकोज का, सेकंड हमें इनिशिएशन करना है ग्लाइकोजन के सिंथेसिस का, थर्ड इलोंगेट करना है, फोर्थ ब्रांचिंग करनी है। सबसे पहला पाथवे पढ़ रहे हैं एक्टिवेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज को कैसे एक्टिव करते हैं, तो उसके अंदर भी कई सारे स्टेप हैं। सो यूडीपी ग्लूकोज इज द एक्टिव फॉर्म दैट कैन इनिशिएट ग्लाइकोजन फॉर्मेशन। ये है वो पॉइंट। मतलब ऐसा सुनने में देखने में लगता है कि ग्लाइकोजन तो ग्लूकोज से मिलके बना है, तो बस एक काम करो ग्लूकोज को लेके आओ और कनेक्ट कर दो, बट ऐसा नहीं होता है। जब तक हमारे ग्लूकोज पर यूडीपी नहीं लगा होगा तब तक ये ग्लाइकोजन बना ही नहीं सकता है। तो यूडीपी लगे हुए ग्लूकोज को ही ग्लाइकोजन सिंथेज एक्सेप्ट करता है और एक्सेप्ट करके उस यूडीपी को हटा देता है, ऐड करता है केवल ग्लूकोज, बट एक्सेप्ट करेगा यूडीपी ग्लूकोज को। तो एक्टिवेशन में हमें क्या करना है? ग्लूकोज पर यूडीपी कनेक्ट करना है। तरीका क्या है? सबसे पहला स्टेप, ग्लूकोज को कन्वर्ट कर लीजिए ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में। ये हमारे ग्लाइकोलिसिस का भी पहला स्टेप है। बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा जैसे ग्लाइकोलिसिस में हुआ। और हम मेनली पढ़ रहे हैं लीवर की बात कर रहे हैं। तो आपको मैंने बताया था कि लीवर में कौन सा एंजाइम होता है इस रिएक्शन को करने के लिए? ग्लूकोकाइनेज। और बाकी सेल में हेक्सोकाइनेज होता है, बट हमारे लीवर में होगा ग्लूकोकाइनेज, जो हमारे ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के छठे कार्बन पर फॉस्फेट ऐड कर देगा। ठीक है, इस डायग्राम को जरा ध्यान से देखेंगे। अपना ग्लूकोज लिया हमने, इस ग्लूकोज के छठे कार्बन पर यहां हमने एक फॉस्फेट ऐड कर दिया है, ये बन गया ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। एक एटीपी फॉर श्योर देना पड़ेगा, एक एटीपी देना पड़ेगा। ग्लूकोकाइनेज फॉस्फेट ऐड कर देगा। ये पहला स्टेप हुआ कंप्लीट। सेकंड है आपका फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। आपको याद है म्यूटेज जो शब्द है वो हमने कब यूज किया था? जब हम फॉस्फेट की लोकेशन चेंज कर रहे थे। याद है 3-फॉस्फोग्लिसरेट से 2-फॉस्फोग्लिसरेट पर आए थे तो म्यूटेज एंजाइम आया था। ऐसे यहां पर है। दूसरा क्या है? फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज, यानी कि ऐसा एंजाइम जो आकर के 6 पर लगे हुए फॉस्फेट को 1 पर शिफ्ट कर देगा। तो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट था अब तक, अब बन गया ग्लूकोज 1-फॉस्फेट। तो हमारे जो फॉस्फेट लगा था छठे पर वो लग गया है पहले पर। अब बात आती है कि जब पहले पर ही लगाना था तो फिर हमने ये स्टेप क्यों किया है? देखिए सारा खेल है एंजाइम का, कौन एंजाइम आता है, कौन एंजाइम क्या करता है। अब ये जो फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज है ना, ये केवल ट्रांसफर कर सकता है, नया ऐड नहीं कर सकता। इसलिए फर्स्ट स्टेप पर हम इसको नहीं लेके आ सकते। अच्छा, जो फर्स्ट पर आया है ग्लूकोकाइनेज, वो भाई साहब केवल छठे पर ही ऐड करते हैं, वो 1 पर ऐड नहीं कर सकते। इसलिए हमें ये 2 स्टेप में अपनी प्रोसेस पूरी करनी पड़ रही है। अगर हमारा ग्लूकोकाइनेज पहले कार्बन पर भी फॉस्फेट लगा देता तो हमें ये स्टेप नहीं करना पड़ता, लेकिन वो नहीं कर सकता। उसकी भी एक स्पेसिफिसिटी है कि वो ग्लूकोज के छठे कार्बन पर ही फॉस्फेट लगाएगा। लगा दिया, लेकिन हमें चाहिए पहले कार्बन पर, तो अब हम लेके आएंगे फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज को, जिसकी ये ड्रॉबैक है कि बस वो ट्रांसफर कर सकता है, नया ऐड नहीं कर सकता। तो वो क्या करेगा? छठे पर से हटा करके पहले पर शिफ्ट कर देगा। तो ये आ गया आपका फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। तो अब हमारे पास बन गया है ग्लूकोज 1-फॉस्फेट, यानी पहले कार्बन पर आ गया है फॉस्फेट। अब क्या करेंगे? अभी थर्ड स्टेप है आपका, ग्लूकोज 1-फॉस्फेट को फाइनली कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्म में जिस फॉर्म में ग्लाइकोजन सिंथेज उसको एक्सेप्ट कर सके, यानी यूडीपी ग्लूकोज की फॉर्म में। यूडीपी आपको पता है क्या है? यूरेल क्या बोलते हैं उसको? यूरेसिल के साथ में हमने शुगर लगाई है और 2 फॉस्फेट लगाए हैं, यूरिडिन डाइफॉस्फेट, यूडीपी।
वो हमें लगानी है, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, यूटीपी लेकर के आते हैं, यूरिडिन ट्राइफॉस्फेट। क्या लेके आएंगे, यूरिडिन ट्राइफॉस्फेट लेके आएंगे। मतलब एक ऐसा अपना शुगर लेके आए, यूरेसिल लगा हुआ है और 3 लगे हैं फॉस्फेट, ये आ गए। ये है हमारा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, जिसके पहले कार्बन पर लगा हुआ है फॉस्फेट। यहां हमें रिएक्शन करनी है। इस रिएक्शन में हम क्या करेंगे, देखिए अपना जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है, यूटीपी है, यहां से हम यूडीपी ग्लूकोज पायरोफोस्फोराइलेज को लेकर के आएंगे, पायरोफोस्फोराइलेज, जो कि इन दोनों फॉस्फेट को यहां से हटा देता है। वो इन दोनों फॉस्फेट को यहां से हटाएगा, तो एक फॉस्फेट ये बचा और एक फॉस्फेट जो ऑलरेडी यहां लगा है वो बचा है, और ये 2 फॉस्फेट निकल गए यहां से बाहर, जिसको बोलेंगे पायरोफोस्फेट बोलते हैं। जब 2 पी आपस में कनेक्टेड होते हैं, डबल पी बोलते हैं जिसको, इसे बोलते हैं पायरोफोस्फेट। तो हम यहाँ दोनों को कनेक्ट करवाने का काम करेंगे, पायरोफोस्फोराइलेज को लेके आएंगे, जो 2 फॉस्फेट को यहां से हटा देगा। जैसे ही 2 फॉस्फेट यहां से हटेंगे, ये फॉस्फेट अपना एक्टिव हो जाता है और ये बॉन्ड बनाएगा इस फॉस्फेट के साथ में। तो देखो ये अपना ग्लूकोज, ये इसका फॉस्फेट, ये अपना यूरेसिल शुगर और उसका फॉस्फेट आपस में हो गए हैं कनेक्ट, आपस में कनेक्ट हो गए हैं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड से। इसी को आप बोलेंगे यूरिडिन डाई फॉस्फेट ग्लूकोज, यानी यूडीपी ग्लूकोज, यूडीपी ग्लूकोज बोलेंगे। और यहां पर जो 2 अपने फॉस्फेट थे ना, पायरोफोस्फेट, पायरोफोस्फेटेज को बुला के लेके आएंगे, जो इन दोनों को अलग अलग कर देता है। ठीक है जी, तो कन्वर्जन ऑफ ईच ग्लूकोज 1 फॉस्फेट टू यूडीपी ग्लूकोज कंज्यूम द 2 हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड, जो आपने यहां देखी है। डन एवरीवन, मुझे बताएंगे कोई डाउट तो नहीं यहां तक? डन जी, नहीं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूं, बहुत बढ़िया हूं, खुशी खुशी के साथ पढ़ा रही हूं। समझ गई ना? देखो साथ साथ में याद भी करते रहेंगे अगर हो जा रहा है तो, साथ साथ में याद भी करते रहेंगे। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से हमने बना दिया यूडीपी ग्लूकोज। पहले स्टेप पर एंजाइम ग्लूकोकाइनेज, दूसरे स्टेप पर फोस्फोग्लूकोम्यूटेज, और थर्ड स्टेप पर आया है हमारा यूडीपी ग्लूकोज पायरोफोस्फोराइलेज। ठीक है, हाँ जी, पायरोफोस्फोराइलेज। अब जाकर के पहला स्टेप कंप्लीट हुआ, यानी हमारा ग्लूकोज एक्टिव फॉर्म में आ गया है। अब हमारा ग्लूकोज इस फॉर्म में आ गया है कि ग्लाइकोजन सिंथेज उसको एक्सेप्ट कर सकता है, और जितने भी ग्लूकोज आप देंगे ग्लाइकोजन बनाने के लिए, वो सब इसी तरीके से दिए जाते हैं। कोई भी ग्लूकोज मुंह उठा करके नहीं जा पाएगा, उससे पहले अपने आप को अपना मुंह धोना पड़ेगा, अच्छे से मेकअप वगैरह करना पड़ेगा, यूडीपी लगाना पड़ेगा, तब जाकर के उस भाई साहब को एंट्री मिलेगी। तो ये है आपके ग्लाइकोजन सिंथेसिस के पहले स्टेप, यानी एक्टिवेशन ऑफ ग्लूकोज। हो गया एक्टिवेशन। अब चलते हैं आगे। अब इस ग्लूकोज को लेकर चलते हैं ग्लाइकोजन के पास, तो उसमें इनिशिएशन ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेज करेंगे। होता क्या है कि ग्लाइकोजन सिंथेज कैटेलाइज द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोसाइल। अगेन देखो, साइल वर्ड मैंने बताया था ना आपको कब लगाना है। साइल वर्ड का मतलब होता है कि हमने वो मोइटी या फिर वो कंपाउंड ऐसा बना दिया कि वो बॉन्ड बना सकता है। तो ग्लूकोसाइल मोइटी को ऑफ यूरिडिन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज into glucose to be incorporated into glycogen via the alpha 1,4 glycosidic bond। ग्लाइकोजन सिंथेज एक ऐसा एंजाइम है जो पूरी लीनियर चेन बनाने में मदद करता है। यूडीपी से ग्लूकोज को निकालेगा और फिर उसको इस्तेमाल करेगा। तो देखो अभी यूडीपी ग्लूकोज लगा हुआ है ना, मतलब एक बॉन्ड ग्लूकोज ने यूडीपी के साथ बनाया है। ग्लाइकोजन सिंथेज यूडीपी को यहां से हटाता है,
तो अब ये साइड तो फ्री रह गई ना ग्लूकोज की, इसीलिए इसको बोल रहे हैं ग्लूकोसाइल। अब ये ग्लूकोसाइल को जोड़ जोड़ करके ग्लाइकोजन बनाता है। इन एनिमल सेल ग्लाइकोजन सिंथेसिस रिक्वायर अ प्राइमर मॉलिक्यूल, ये जरूरी पॉइंट है। इसीलिए हमने इनिशिएशन एंड इलोंगेशन को अलग अलग रखा है, क्योंकि ग्लाइकोजन का इनिशिएशन करने के लिए अलग प्रोटीन आता है, इलोंगेट करने के लिए ग्लाइकोजन सिंथेज आता है। मतलब इस एंजाइम की एक ड्रॉबैक ये है कि ये डी नोवो शुरू नहीं कर सकता। जैसे आपको याद होगा डीएनए रेप्लिकेशन में हमारा जो डीएनए पॉलीमरेज होता है वो कभी भी डी नोवो सिंथेसिस नहीं कर सकता, उसको छोटे से प्राइमर की रिक्वायरमेंट होती है। यहां भी सेम ऐसा ही केस है, ये एंजाइम डी नोवो सिंथेसिस नहीं कर सकता, इसको छोटे से प्राइमर की रिक्वायरमेंट होती है। तो पहले प्राइमर बनाएंगे, इसी प्राइमर की फॉर्मेशन को हम बोलते हैं इनिशिएशन ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेसिस। तो यहाँ एक प्राइमर मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट है, जो कि क्या होगा, अल्फा 14 से लिंक ग्लाइकोजन की कुछ चेन होंगी, मतलब कितने, लगभग 6 से 8 ग्लूकोज हम ऐड करते हैं, तब जाकर वो प्राइमर बनता है, और फिर आकर ग्लाइकोजन सिंथेज वहां चीजें ऐड करेगा। सो ग्लाइकोजन सिंथेज कैन ऐड ग्लाइकोसाइल रेजिड्यू ओनली इफ द पॉलीसेकेराइड चेन ऑलरेडी हैव मोर देन 6 to 8 रेजिड्यू। ये तभी ऐड करेगा जब ऑलरेडी वहां 6 से 8 रेजिड्यू प्रेजेंट है, उस पर ही ऐड करता हुआ जाता है। सो प्राइमर बनाने के लिए क्या करेंगे, प्राइमर बनाने के लिए हमें दो चीजें चाहिएंगी, एक तो ग्लाइकोजन का छोटा सा फ्रेगमेंट और एक ग्लाइकोजेनिन प्रोटीन। ये है मेन एंजाइम इस पाथवे के लिए, इस स्टेप के लिए, ग्लाइकोजेनिन प्रोटीन। तो यहां हम ग्लाइकोजन का छोटा सा फ्रेगमेंट बनाएंगे और मदद करेगा हमारी ग्लाइकोजेनिन। ग्लाइकोजेनिन प्रोटीन फॉर्म द प्राइमर एंड देन ग्लाइकोजन सिंथेज स्टार्ट द ग्लाइकोजन सिंथेसिस। यानी ये आकर के छोटा सा प्राइमर बना देगा, प्राइमर बन जाएगा, उस पर चीजें फिर ऐड की जा सकती हैं। तो देखो ग्लाइकोजेनिन के बारे में कुछ जरा सी तारीफ की गई है। ग्लाइकोजेनिन इज एन एंजाइम involved in the converting glucose to glycogen. It helps by polymerizing the first few glucose molecules, after which other enzyme take over. ये एक होमोडाइमर है, 37 किलो डाल्टन इसका वेट है, एंड क्लासिफाइड एज अ ग्लाइकोसाइल ट्रांसफेरेज ग्लाइकोजेनिन generate primer to which further glucose monomer can be added. So it achieve this by catalyzing the addition of glucose to itself. ये ऐसे काम करता कैसे है, सबसे पहले ये प्रोटीन ग्लूकोज को अपने ऊपर कनेक्ट करता है, अपने ऊपर लगाता है। ये ग्लाइकोजन क्या करेगा, ग्लाइकोजेनिन एडिशन ऑफ ग्लूकोज टू इटसेल्फ, ऑटो कैटालिसिस बाय फर्स्ट बाइंडिंग ग्लूकोज फ्रॉम यूडीपी ग्लूकोज टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ टायरोसिन 194। इस प्रोटीन के 194 पर एक टायरोसिन रेजिड्यू प्रेजेंट है, उस टायरोसिन रेजिड्यू पर ये इस ग्लूकोज को लगा लेता है, फिर वहीं पर और लगाएगा, 6 से 8 वो ऐड कर लेगा। 7 more glucose can be added, each derived from the UDP glucose by glycogenin glycosyl transferase activities। इसके पास ग्लाइकोसाइल ट्रांसफेरेज एक्टिविटी होती है, वो ऐड करता रहेगा। जब सफिशिएंट नंबर ऐड हो जाता है, ग्लाइकोजन सिंथेज आकर के फिर वहां ऐड करना शुरू कर देगा, क्योंकि ग्लाइकोजेनिन भी हालांकि वही काम कर रहा है जो ग्लाइकोजन सिंथेज करता है, लेकिन ये बहुत ही स्लो वे में है। हमारे पास ऑलरेडी बहुत लाखों नंबर में ग्लूकोज आ रही है, उसे फटाफट ऐड करना पड़ेगा। ग्लाइकोजेनिन भी काम तो सेम कर रहा है, बट बहुत ही स्लो वे में करता है। इसलिए प्राइमर बनने के बाद हम प्रीफर करते हैं कि ग्लाइकोजन सिंथेज ही आकर के उस रिएक्शन को करे, क्योंकि वो फटाफट ऐड कर देगा, तो वहां पर भीड़ नहीं रहेगी ग्लूकोज की। तो देखो कैसे काम करेगा, ये देखिए, ये है हमारा ग्लाइकोजेनिन, जिसके 194, कौन सा था हमारा 194 जो रेजिड्यू है वो ऐड करना होता है। 194 पर लगा हुआ टायरोसिन, उस पर जो OH ग्रुप लगा है ये अपना ही कैटालिसिस कर लेता है। ये अपना यूडीपी ग्लूकोज जो अभी हमने फर्स्ट स्टेप में तैयार किया, यूडीपी ग्लूकोज के यूडीपी को हटा देगा
तो ये बन जाएगा ग्लूकोसाइल, और उस ग्लूकोसाइल को फिर कनेक्ट करेगा उसके पहले कार्बन से। ये भी बहुत जरूरी पॉइंट है, ये पहले कार्बन से कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है और कनेक्ट कर लेता है ग्लूकोज को। ठीक, अब इस ग्लूकोज का जो फोर्थ कार्बन है वो फ्री हो गया, मतलब फर्स्ट कार्बन तो यहां कनेक्ट हो गया है विद द कोवलेंट बॉन्ड। अब बचा फोर्थ कार्बन। ये जो फोर्थ कार्बन है ये कनेक्ट करता है किसी दूसरे ग्लूकोज के पहले कार्बन से, फिर ये कनेक्ट करता है फोर्थ, इसका फोर्थ फ्री है, फिर कोई अपकमिंग ग्लूकोज आएगा उसके फर्स्ट कार्बन से कनेक्ट करेगा। ये सारे बॉन्ड कौन से हैं? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। ठीक है, आप चाहे कितने भी ग्लूकोज ऐड करते हुए चले जाएं, सबसे लास्ट वाला जो ग्लूकोज होगा उसका फोर्थ कार्बन फ्री होगा, और आपको पता है फर्स्ट कार्बन इज द एनोमेरिक कार्बन, और अगर पहला कार्बन फ्री होता है तब आप बोलते हैं रिड्यूसिंग एंड, लेकिन यहाँ कार्बन नंबर फोर्थ फ्री है तो ये होता है नॉन रिड्यूसिंग एंड। दिस इज द नॉन रिड्यूसिंग एंड ऑफ द ग्लाइकोजन। और यहाँ क्या कहेंगे आप कि कोवलेंट बॉन्ड कनेक्टेड हुआ है, सो टायरोसिन ग्लाइकोजेनिन का जो टायरोसिन है वो कनेक्टेड हुआ हमारे ग्लूकोज के फर्स्ट कार्बन से, यानी रिड्यूसिंग कार्बन ऑफ द ग्लूकोज। तो ऐसे कनेक्ट होते होते वो 6 से 8 ग्लूकोज ऐड कर देगा। जैसे 6 से 8 ग्लूकोज ऐड हुए तब ग्लाइकोजन सिंथेज आकर के आगे ऐड करना शुरू करेगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि यहां से निकल जाता है, ग्लाइकोजेनिन ऐसे ही बना रहता है चेन के अंदर। अब बस वहां लगातार लगातार ऐड होती रहेंगी जो कराएगा ग्लाइकोजन सिंथेज और हमारा ब्रांचिंग एंजाइम। डन एवरीवन? एक डायग्राम और समझिए, थोड़ी चीजें और क्लियर होंगी। ये देखिए, इसमें ये सारे स्टेप आ गए हैं आपके। सबसे पहले मैंने लिया ग्लूकोज और ग्लूकोज को कन्वर्ट किया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। आपको पता है कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ ग्लूकोकाइनेज, क्योंकि लीवर के अंदर बात हो रही है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फिर हम कन्वर्ट करेंगे ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। हो गया। उसके बाद यूटीपी को लेके आएंगे, यूटीपी से 2 फॉस्फेट बाहर निकल जाएंगी और अब बन गया ये यूएमपी। यूएमपी और हमारा जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है आपस में कनेक्ट कर दिए जाएंगे विद द हेल्प ऑफ यूडीपी ग्लूकोज फॉस्फोराइलेज। इससे हम कनेक्ट कर देंगे इसको, तो बन जाएगा अपना यूडीपी ग्लूकोज। ये बन गया यूडीपी ग्लूकोज, जिसमें कि ये जो रेड पॉइंट है दिस इंडिकेट द ग्लूकोज एंड दिस इज द यूडीपी। ये जो पायरोफॉस्फेट बने हैं, इन पायरोफॉस्फेट के जो बीच में बॉन्ड है उसको तोड़ दिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ पायरोफॉस्फेटेज। वो आकर के इन दोनों को तोड़कर अलग अलग कर देता है। वहां से जो एनर्जी निकलती है वो भी इसमें काम की जाएगी, वो भी इसमें यहाँ यूज की जाती है। अब अपना यूडीपी ग्लूकोज तैयार हो गया। अब आता है हमारा ग्लाइकोजेनिन। ग्लाइकोजेनिन अपने 194 टायरोसिन पर इस यूडीपी को तो निकाल देगा बाहर और ग्लूकोज को देखो अपने आप से कनेक्ट कर लेगा। फिर एक और यूडीपी ग्लूकोज आएगा, उसका भी यूडीपी हटा करके खाली ग्लूकोज ऐड कर लेंगे। ऐसे करते करते ये एक प्राइमर तैयार हो जाएगा, मतलब ये अपना ग्लाइकोजेनिन है, ग्लाइकोजेनिन जो कनेक्टेड है। मान लीजिए इतना बन गया प्राइमर, फिर आ जाएगा ग्लाइकोजन सिंथेज। ग्लाइकोजन सिंथेज आकर के यहाँ बाकी चीजें फिर ऐड करता हुआ चला जाएगा। साथ साथ ये भी है कि फिर ब्रांचिंग एंजाइम भी आता है, फिर ब्रांचिंग एंजाइम भी आएगा, ये आकर के अल्फा 1,6 बॉन्ड बनवाएगा। तो ये पूरी जो चेन बनी हुई थी ना, इसमें देखो यहाँ आ गई है ब्रांचिंग। तो ये जो पीस है ये ब्रांचिंग एंजाइम ने नहीं बनाया, इसने ये यहां से कट करके बस यहाँ जोड़ा है। इसके 2 काम होते हैं ब्रांचिंग एंजाइम के, यहां से कट करना और यहाँ ऐड कर देना, बस। बाकी जो ये ऐड की हुई चेन है ये पहले ही ग्लाइकोजन सिंथेज ने बना रखी है। इस तरीके से ब्रांचिंग आ जाएंगी। ठीक, ये ब्रांचिंग अल्फा 1,6 से हुई है और ये जो बीच में है ये अल्फा 1,4 है। जो भी ग्लाइकोजन का फ्री एंड आपको दिखाई देगा, मेक श्योर याद रहे वो फ्री एंड होता है नॉन रिड्यूसिंग एंड। जैसे ये नॉन रिड्यूसिंग, ये भी नॉन रिड्यूसिंग, ये तो ठीक है ग्लाइकोजेनिन के साथ है, ये भी नॉन रिड्यूसिंग है।
तो इस डायग्राम में आपके पूरे ग्लाइकोजन के सिंथेसिस को डिफाइन कर दिया गया है। डन एवरीवन, समझ गए हैं? तो ये है आपके ग्लाइकोजन की सिंथेसिस। सबसे पहले आपने ग्लूकोज को एक्टिव किया, एक्टिव करने के बाद ग्लाइकोजेनिन ने उस ग्लूकोज को अपने आप से कनेक्ट किया और ऐसे ऐसे ही 6 से 8 रेजिड्यू ऐड कर दिए। फिर ग्लाइकोजन सिंथेज आकर के पूरी चेन बनाता है। फिर ब्रांचिंग एंजाइम आकर के एक पीस कट करके अल्फा 16 से कनेक्ट करके ब्रांचिंग बना देगा। ठीक है, डन। तो ये पूरा आपका हो गया है पाथवे। अभी ये हमने यहां तक डिटेल में तो पढ़ ही लिया था सिंथेसिस तक। तो इनिशिएशन हो गया ग्लाइकोजन सिंथेसिस का। अब इलोंगेशन कौन कराएगा? ग्लाइकोजन सिंथेज। जरा इसके बारे में भी पढ़ना जरूरी है क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आते हैं इस एंजाइम से खासकर। So elongation of glycogen chain is polymerized reaction in which glucose unit are added one at a time to a growing polysaccharide chain. This is catalyzed by the glycogen synthase. So in this reaction involve the transfer of glycosylate from UDP glucose at the C4 hydroxyl group of a non-reducing end of the glycogen strand. जो भी हमारे पास स्टैंड बचा हुआ है ऑफ कोर्स उसका नॉन रिड्यूसिंग एंड फ्री होगा, उसी पर ही नया ऐड किया जाएगा। इन दिस रिएक्शन इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ दिस, हाँ ये पढ़ लिया। ग्लाइकोजन सिंथेज ओनली फॉर्म लीनियर पॉलीमर बाय अल्फा 14 लिंकेज। तो ये जो लीनियर चेन बनी हुई है, ये लीनियर चेन ये ग्लाइकोजन सिंथेज ने बनाई है। ये जो चेन है ये भी सिंथेज ने बनाई है। यहां के लिए कोई और आएगा। तो ये अपना पहला कार्बन है, फिर ये फोर्थ कार्बन है, फिर ये फर्स्ट है, ये फोर्थ है, ये फर्स्ट है, ये फोर्थ है, ये फर्स्ट है, ये फोर्थ है। इस तरीके से कनेक्ट करते हुए चले जाएंगे। तो ग्लाइकोजन सिंथेज के बारे में अभी ब्रांचिंग का देख लेते हैं एक बार कि ब्रांचिंग कैसे होगी। सो ब्रांचिंग के लिए ब्रांचिंग इन ग्लाइकोजन इज कैटेलाइज्ड बाय अमाइलो 14 to 16 ट्रांसग्लाइकोसाइलेज ऑल्सो कॉल्ड ग्लाइकोजन ब्रांचिंग एंजाइम। इस एंजाइम का नाम अलग है। नाम तो क्या पढ़ा आपने? सीधा ब्रांचिंग। नाम क्या पढ़ा है? ब्रांचिंग एंजाइम पढ़ा है। लेकिन इसका पूरा नाम क्या होता है? अमाइलो 14-2-16 ट्रांसग्लाइकोसाइलेज। यानी ये एंजाइम क्या करता है? 1,4 बॉन्ड को तोड़ करके उसे 1,6 पर ट्रांसफर कर देता है। तो इसलिए नाम क्या है? अमाइलो 1,4-2-16 ट्रांसग्लाइकोसाइलेज। दिस एंजाइम फर्स्ट cut an oligosaccharide of at least 6 to 7 residue from the non-reducing end। ये क्या करेगा? सबसे पहले एक ग्लाइकोजन का फ्रेगमेंट कट करेगा। वो फ्रेगमेंट कितना होना चाहिए? वो 6 से 7 रेजिड्यू का होना चाहिए। वो कट करता है कहां से? नॉन रिड्यूसिंग एंड से आते हुए। कट करने के बाद इलोंगेट चेन एंड अटैच इट ऑन द C6 hydroxyl group of a glucose residue at a more interior position of the same or another chain, thus creating a new branch। जैसे देखिए ये हमने पूरा ग्लाइकोजन सिंथेज से बनवा लिया था। तो सारे कैसे हैं? अल्फा 14 से कनेक्टेड है। ब्रांचिंग एंजाइम आया, ब्रांचिंग एंजाइम आकर के यहां कट लगाता है एमाइलो 14, मतलब जो 14 है उसको कट करेगा। कट हो गया। अब करेगा 16 ट्रांसग्लाइकोसाइलेज। अब इस वाले पीस को यहां से कट करके किसी पर भी ऐड कर देगा। मान लीजिए इनमें से इस पर ऐड कर दिए यहां, तो यहां इसका 6 कार्बन है और ये जो कटा है इसका पहला कार्बन फ्री हो जाता है। जब ये यहां से क्लीव करता है तो उसका पहला कार्बन हो जाता है फ्री। पहला कार्बन फ्री हो गया है और अपना जो ग्लूकोज ऑलरेडी चेन में है उसका फर्स्ट फोर्थ पहले ही इन्वॉल्व है, उसका छठा कार्बन फ्री है। तो ये बॉन्ड बन जाता है अल्फा 16। फिर ग्लाइकोजन सिंथेज आता है, वो आकर के यहां भी ऐड करना शुरू करेगा और यहां भी ऐड कर देगा। फिर ब्रांचिंग एंजाइम आएगा, वो 6 से 8 रेजिड्यू फ्रॉम द नॉन रिड्यूसिंग एंड कट करेगा, उसको शिफ्ट करके ब्रांचिंग करवाता रहता है। ऐसे चलता रहेगा, यानी सिंथेज लीनियर चेन बनाता रहेगा।
ब्रांचिंग आकर के उसको कट करके शिफ्ट करता रहेगा। फिर सिंथेज उसको फिर बढ़ाएगा, ये कट करके उसकी ब्रांचिंग कर देगा। लगातार लगातार ऐसे ही सारे ग्लूकोज को एडजस्ट कर दिया जाता है ग्लाइकोजन बनाने में। ओके, हाँ जी। हाँ ऐसे है, देखो एक बार मैं फिर सारा रिपीट कर देती हूँ। ग्लूकोज लिया हमने, ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फोस्फेट, ग्लूकोज 1 फोस्फेट, यूडीपी ग्लूकोज, ये था हमारा सबसे पहला स्टेप। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दैट इज एक्टिवेशन ऑफ ग्लूकोज। इसके बाद फिर सेकंड है ग्लाइकोजेनिन। ग्लाइकोजेनिन क्या करता है, एक यूडीपी ग्लूकोज लिया, उसके यूडीपी को हटा करके उस ग्लूकोज को अपने 194 टायरोसिन पर कोवलेंट बॉन्ड की मदद से जोड़ लेता है। ये तो एक कनेक्ट किया है, अब एक से काम नहीं चलेगा, ये फिर से एक और यूडीपी ग्लूकोज लेगा, उसका यूडीपी हटाएगा, उसको कनेक्ट करेगा उस पहले वाले ग्लूकोज से। ऐसे करते करते वो कम से कम 6 से 8 ग्लूकोज की सब यूनिट को ऐड कर देगा, उसे आप कहेंगे प्राइमर। इतना होने के बाद फिर ग्लाइकोजन सिंथेज आता है। फिर ग्लाइकोजन सिंथेज आएगा, ये है नॉन रिड्यूसिंग एंड। ग्लाइकोजन सिंथेज आया, सिंथेज आने के बाद यहां तक तो ऐड था, ये पहले ही प्राइमर था, वो यहां से आगे ऐड करना शुरू कर देगा। इसने इतना ऐड कर दिया है, ये अगेन नॉन रिड्यूसिंग एंड है। फिर आएगा आपका ब्रांचिंग एंजाइम एमाइलो 1,4, वो यहां से आकर के कट करेगा। देखो जैसे वो यहां से कट करता है, ये पूरी चेन अपनी फ्री हो गई है, इसका पहला कार्बन अब अवेलेबल है। तो ये पहला कार्बन और ऑलरेडी जो चेन प्रेजेंट है उसका छठा कार्बन फ्री है, तो वो यहाँ अल्फा 1,6 लिंकेज कर देगा। ऐसे ही जैसे मान ली यहाँ तक कट हो गया था, अब वो फिर यहाँ से कट करेगा, इस वाले पार्ट को यहाँ ऐड कर देगा, फिर वो यहाँ से कट करेगा, इस वाले पार्ट को यहाँ ऐड कर देगा। फिर ग्लाइकोजन सिंथेज आकर के इन्हें भी बढ़ा देगा, मतलब यहाँ भी ऐड कर देगा और यहाँ भी ऐड कर देगा। फिर ब्रांचिंग एंजाइम आएगा, वो आकर के फिर से ऐड कर देगा। तो ये लगातार प्रोसेस चलती रहती है, ठीक है। ओके एवरीवन, इन केस ग्लाइकोजेनिन को हटा दिया जाए तो इलोंगेशन पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? देखिए दरअसल ये है, अगर मैं इसको डीएनए एप्लीकेशन से कंपेयर करना चाहूँ तो डीएनए एप्लीकेशन में तो प्राइमर बनता है, काम होता है, प्राइमर को फिर हटा दिया जाता है। यहाँ ऐसा केस नहीं होता है, यहाँ ये जो ग्लाइकोजेनिन है ये ऐसे ही चेन में बना रहेगा। एक तरीके से इसके बने रहने से जो रिड्यूसिंग एंड है वो स्टेबल रहता है। अगर आप ग्लाइकोजेनिन को यहाँ से हटा देंगे तो रिड्यूसिंग एंड थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है, इसलिए ग्लाइकोजेनिन को यहीं पर बनाए रखते हैं ताकि एक रिड्यूसिंग एंड जो है वो स्टेबल रहे और चीजें आगे बढ़ती रहे। ठीक है जी, डन। कोई डाउट नहीं है ना? बस एक मिनट दीजिए, थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ, तब तक कोई डाउट है अगर तो मुझे बताइए। डन, चलो ठीक। अभी ये देखते हैं कि शॉर्ट नोट्स में क्या क्या ऐड करना है, लेकिन थोड़ा सा बाकी है, अभी वो बता देती हूँ। रेगुलेशन बहुत बहुत जरूरी है,
यहां से क्वेश्चन बना है। सो ग्लाइकोजन सिंथेसिस को रेगुलेट हम कैसे करते हैं, किसी भी प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं उसकी एंजाइम की मदद से। यहां हमारा मेन एंजाइम है ग्लाइकोजन सिंथेस। तो देखिए, रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेसिस, ग्लाइकोजन सिंथेस इज रेगुलेटेड by both allosteric factor, primarily glucose 6-phosphate, and covalent modification by reversible phosphorylation and dephosphorylation। जैसे देखो, कोवलेंट मॉडिफिकेशन में अपना जो ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन सिंथेस है, अगर उस पर फोस्फेट नहीं लगा है तब तो होता है वो एक्टिव, और अगर फोस्फेट लगा दिया जाए तो वो हो जाता है इनएक्टिव। यानी डीफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म इज द एक्टिव फॉर्म एंड फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म इज द इनएक्टिव फॉर्म। सो ग्लाइकोजन सिंथेस इसको ए बोलते हैं। यदि उस पर फोस्फेट नहीं लगा है या फिर कहिए वो एक्टिव है तो आप उसे कहेंगे ए फॉर्म। एक्टिवेट बाय प्रोटीन फोस्फेटेज 1 एंजाइम। कौन ऐसा है जो इसको एक्टिव करेगा? PP1 प्रोटीन फोस्फेटेज 1, क्योंकि वो आकर के फोस्फेट को हटा देता है। तो ये एंजाइम एक्टिव की तरह काम करता है, एक्टिवेट करने के लिए। फिर ग्लाइकोजन सिंथेज बी बोलते हैं जब उस पर फोस्फेट लगा है। किसने लगाया? ग्लाइकोजन सिंथेज काइनेज ने, GSK। सो इट इज इनएक्टिव बाय ग्लाइकोजन सिंथेज काइनेज यानी GSK। तो अगर आपको ग्लाइकोजन फॉर्म नहीं करवाना है तो आप GSK को लेके आएंगे, ग्लाइकोजन सिंथेज पर फोस्फेट ऐड करेंगे, वो इनएक्टिव हो जाएगा। अगर आपको ग्लाइकोजन बनवाना है तो PP1 को लेके आएंगे, वो उस फोस्फेट को हटा देगा तो वो एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव हो जाएगा तो फिर वो ग्लाइकोजन बनाएगा। तो अकॉर्डिंगली हम इस प्रोसेस की मदद से अपने ग्लाइकोजन सिंथेज को एक्टिव या इनएक्टिव कर सकते हैं, और इनडायरेक्टली हम अपनी प्रोसेस को ही करवा भी सकते हैं और नहीं भी करवा सकते हैं एंजाइम को रेगुलेट करके। ठीक, तो ये जो GSK है इसके बारे में थोड़ा जानिए। ग्लाइकोजन सिंथेज काइनेज GSK3 एक सेरीन थ्रेओनीन काइनेज है। मतलब ये एक ऐसा काइनेज है जो किसी टारगेट प्रोटीन के सेरीन पर या फिर थ्रेओनीन पर फोस्फेट ऐड कर देता है। The enzyme is constitutively active and is inactive in the response to cellular signal. Phosphorylation of substrate generally lead to their inactivation. ये मतलब कि इसको हम एक्टिव इनएक्टिव भी कर सकते हैं according to the requirement of the cell. So it has unique substrate specificity wherein many of its substrate need a priming phosphate. मतलब ये एंजाइम भी थोड़ा खास है। GSK क्या खास है इसमें? जब ये अपने सबस्ट्रेट पर तभी फोस्फेट ऐड करता है जब पहले से वहां कुछ फोस्फेट लगे हों, जिनको बोलते हैं प्राइमिंग फोस्फेट, जिन्हें कहते हैं प्राइमिंग फोस्फेट, विच इज अ फोस्फोराइलेटेड सेरीन थ्रेओनीन रेजिड्यू और लोकेटेड एट 4 अमीनो एसिड C टर्मिनल टू द साइट ऑफ फोस्फोराइलेशन सेवरल प्रोटीन काइनेज। तो उसमें क्या होता है कि जिस रेजिड्यू पर इस GSK को फोस्फेट ऐड करना है, इसके आसपास जो सेरीन थ्रेओनीन है वहां पर फोस्फेट लगा होना चाहिए। अब ये काम कौन करता है? एंजाइम का नाम है कैसीन काइनेज सेकेंड, जो उस यूनिट के आसपास फोस्फेट ऐड कर देता है ताकि इसको इंडिकेशन मिल जाए कि मुझे भी फोस्फेट ऐड करना है। कैसीन काइनेज सेकेंड हैव बीन आइडेंटिफाइड which can phosphorylate the priming site. The consequences recognition sequence is serine threonine XX P serine P threonine with X being any amino acid and P serine P threonine being the phosphorylated serine threonine which serve as a priming phosphate. इसमें दरअसल ये कहा है कि मान लीजिए ये ग्लाइकोजन सिंथेज A है अपना, ग्लाइकोजन सिंथेज A आकर के अगर उस पर फोस्फेट लगे हैं तो वो इनएक्टिव है, और ग्लाइकोजन सिंथेज पर अगर फोस्फेट नहीं लगा है तो हमें पता है कि वो एक्टिव है। अब होता क्या है कि ग्लाइकोजन सिंथेज पर फोस्फेट लगाता है GSK, लेकिन GSK तभी फोस्फेट लगाएगा जब पहले कैसीन काइनेज सेकेंड ने आसपास के सेरीन थ्रेओनीन पर पहले से ही फोस्फेट लगा रखा है। ठीक, तो मान लीजिए ये है अपना ग्लाइकोजन सिंथेज।
मुझे इस पर फोस्फेट ऐड करके इसको ऑफ करवाना है। तो मैं लेकर के आई ग्लाइकोजन सिंथेज काइनेज को कि आकर के इस पर फोस्फेट ऐड कर दीजिए। ये एंजाइम साफ साफ मना कर रहा है कि मैं नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि मैं वीआईपी हूं और मैं जब यहां चीजें ऐड करूंगा जब यहां पहले से ही फोस्फेट लगा है। तो वो फोस्फेट कौन लगाएगा? फिर हम लेके आए कैसीन काइनेज सेकंड को। कैसीन काइनेज सेकंड उस साइट की, जैसे मुझे यहां लगवाना है तो यहां आसपास सेरीन थ्रीन पर फोस्फेट लगा देता है। जैसे उसने फोस्फेट लगाए तब जाकर के जीएसके इस साइट पर फोस्फेट लगाता है और हमारा ग्लाइकोजन सिंथेज तब जाकर इनएक्टिव होता है। तो ये इसका बताया गया है मैकेनिज्म कि इस भाई साहब के भी नखरे थोड़े से ज्यादा हैं। इसे भी पहले से प्राइमिंग चाहिए, जैसे ग्लाइकोजन सिंथेज को पहले से प्राइमिंग चाहिए ना, ऐसे ही इसको रोकने के लिए भी पहले से प्राइमिंग चाहिएगी, तब जाकर जीएसके आकर के इसको रोकता है। ओके, समझ गए हो? इसी में एक पार्ट और जरूरी है, हालांकि ये पार्ट मैं कनेक्ट करूंगी एनिमल फिजियोलॉजी में, लेकिन एक बार फिर से समझिए इसमें रोल ऑफ इंसुलिन एंड रोल ऑफ ग्लूकागन एंड एपिनेफ्रिन। तो देखिए, इंसुलिन का नाम आपने बहुत बार सुना होगा, थोड़ा बहुत फंक्शन भी आपको पता होगा। इंसुलिन का काम है कि जब भी आप खाना खाते हैं आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और अगेन मैंने बताया है, ब्लड में किसी चीज की कमी या ज्यादा नहीं होना चाहिए, सारा सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है कि अगर ब्लड में ग्लूकोज की कमी होती है तो ग्लूकोज देने के लिए, ग्लूकोज ज्यादा हो गया तो वहां से निकालने के लिए। तो जैसे ही खाना खाते हैं ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, तुरंत हमारा पैनक्रियाज इंसुलिन को रिलीज करता है ब्लड के अंदर। अब ये इंसुलिन जो ग्लूट होते हैं ना, आपको याद है ग्लूट हमारे सेल में जो ट्रांसपोर्टर होते हैं ग्लूकोज के, उन ग्लूट को एक्टिव कर देता है। जैसे ही ग्लूट एक्टिव होते हैं वो ग्लूकोज सेल में धीरे धीरे अंदर आना शुरू हो जाती है। जैसे ही सेल में अंदर ग्लूकोज आई, आने के बाद फिर साइटोसोल में ही सब चीजें प्रेजेंट है, उस ग्लूकोज को तुरंत पकड़ के उसके छठे कार्बन पर फोस्फेट लगा देंगे। जब तक ग्लूकोज ने समझा कि हाँ मेरे छठे कार्बन पर फोस्फेट लगा है, तुरंत दूसरे ने आकर के उस फोस्फेट को पहले पर लगा दिया। तब ग्लूकोज ने समझा कि अच्छा पहले पर लग गया है, जब तक पहले पर लगा तभी यूडीपी आकर के उससे कनेक्ट हो गया। कनेक्ट होते वो बन गया यूडीपी ग्लूकोज, तुरंत उसको भेज दिया ग्लाइकोजनिन के पास, उसे कनेक्ट कर दिया, प्राइमर बन गया। प्राइमर बनते ही ग्लाइकोजन सिंथेज आ गया, ग्लाइकोजन सिंथेज ने फटाफट उनको ऐड कर दिया अल्फा 1,4 से। फिर ब्रांचिंग एंजाइम आ गया अमाइलो 1,4,1,6 ग्लाइकोसाइल ट्रांसफेरेज, वो आकर के एक छोटा सा फ्रेगमेंट कट करता है नॉन रिड्यूसिंग एंड से, जो कि 6 से 8 रेजिड्यू का होगा, उसे कट करके जो पेरेंट चेन है पहले से ही उसके ऊपर ऐड कर देता है अल्फा 1,6 से। वो ऐसे ही लगातार ग्लाइकोजन सिंथेज ऐड करता रहेगा, वो कट करके ब्रांचिंग करवाता रहेगा। ऐसे करते 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 सारे ग्लूकोज ऐड हो जाएंगे। ऐड होने के बाद इंसुलिन का काम हुआ खत्म, ग्लाइकोजन बनकर हो गया तैयार। अब इंसुलिन ने क्या किया है? ग्लाइकोजन बनवाया है, तो एक तो वो ग्लूट को भी आकर के ऑन करता है ताकि ग्लूट ओपन हो जाए और जो अपना ग्लूकोज है वो अंदर चला जाए। एक और काम करता है, ये इंसुलिन आकर के ग्लाइकोजन सिंथेज की एक्टिवेशन में भी मदद करता है। अब आप खुद देखो कि ग्लाइकोजन सिंथेसिस करवाना है तो ग्लाइकोजन सिंथेज एक्टिव होना चाहिए। ग्लाइकोजन सिंथेज कब एक्टिव होता है? दो तरीके से। जो जीएसके है जो उसको रोकता है वो तो होना चाहिए इनएक्टिव, और पीपी1 प्रोटीन फोस्फेटेज जो आकर के पहले से लगे हुए फोस्फेट को हटाएगा वो होना चाहिए एक्टिव। तो हमारा इंसुलिन क्या करता है? सेल सिग्नलिंग चलाता है और जो फोस्फेटेज है उसको तो एक्टिव करवाता है और जो जीएसके है उसको इनएक्टिव करवाता है, साथ साथ में ग्लूट को भी ओपन करवाता है। तो ग्लूट ओपन हो गए, ग्लूकोज अंदर आ गया, ग्लाइकोजन सिंथेज एक्टिव हो गया क्योंकि पीपी एक्टिव है, तो जिस वजह से सब चीजें सुटेबल हो जाएंगी और ग्लाइकोजन वहां बन जाएगा। ठीक है, ग्लाइकोजन बन जाएगा। ओके, अच्छा अब देखो ग्लूकागन और एपिनेफ्रिन। ये जो ग्लूकागन है ये कब काम आएगा? जस्ट एंटागोनिस्टिक टू द इंसुलिन।
जैसे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हुआ, तुरंत ये ग्लूकागन रिलीज करता है पैनक्रियाज ही, और ये जाकर के जो काम इंसुलिन ने किया था ना, उसका जस्ट अपोजिट कर देगा। इंसुलिन ने क्या किया था? इंसुलिन ने फोस्फेटेज को एक्टिव किया था, ये फोस्फेटेज को इनएक्टिव करवा देगा। जीएसके को इनएक्टिव किया था, ये जीएसके को एक्टिव कर देगा, ताकि ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन हो जाए, ना कि सिंथेसिस। तो ग्लूकागन क्या करता है? ग्लाइकोजन की सिंथेसिस को रोकता है और ब्रेकडाउन को करवाता है। तो ये सेल सिग्नलिंग करेगा, जिससे फोस्फेटेज इनएक्टिव हो जाएगा, जीएसके एक्टिव हो जाएगा, ग्लाइकोजन सिंथेज इनएक्टिव हो गया। ग्लाइकोजन सिंथेज इनएक्टिव हो गया तो नया ग्लूकोज को जोड़ करके ग्लाइकोजन नहीं बनवाएंगे, बल्कि ब्रेकडाउन करवाएंगे। ठीक है, तो ग्लूकागन और एपिनेफ्रिन, देखिए एपिनेफ्रिन क्या होता है? ये हमारी बॉडी में इमरजेंसी हार्मोन कहलाते हैं। अगर आप स्ट्रेस कंडीशन में है, ये जो 3F कंडीशन होती है ना, फियर, फाइट एंड फ्लाइट, जब आप इन तीनों कंडीशन में होते हैं तो आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट है, ताकि फटाफट जो स्ट्रेस कंडीशन आई है उसमें कोप अप किया जा सके। तो एपिनेफ्रिन भी यही काम कराता है, जो ग्लाइकोजन स्टोर है ना, उसको फटाफट तोड़ करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, ग्लूकोज से एटीपी बनेगी, एटीपी से फिर सारी प्रोसेस करवाई जाएंगी जो स्ट्रेस की वजह से रुक रही है। तो एपिनेफ्रिन और ग्लूकागन इनका सेम काम होगा, इंसुलिन इनका जस्ट एंटागोनिस्टिक होता है। डन एवरीवन, समझ गए ना? चलिए फिर अब मैं आपको एक बार लेके चल रही हूं कि क्या क्या हमने पढ़ा और फिलहाल क्या क्या लिखना है। ठीक है जी। हम्म, और बॉडी तो सबसे ज्यादा होशियार ही है। हाँ जी, देखिए तो एक्टिवेशन में हम क्या पढ़ेंगे? देखो एक्टिवेशन में ना क्या करना है आपको, केवल इन एंजाइम के नाम और काम याद रखने हैं बस, है ना। एक्टिवेशन में कैसे करोगे? देखो एक्टिवेशन जो, एक मिनट रुको, एक डायग्राम मैंने बनवाया था। ये वाला डायग्राम अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लेना। डायग्राम शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लेना, पूरा आ जाएगा इसमें। क्या क्या हुआ है यहाँ, जो एंजाइम है इसको चलो फटाफट एक बार लिख ही देते हैं। यहाँ एंजाइम आया, अरे ग्लूकोकाइनेज आया था, एटीपी कन्वर्ट हो गई थी एडीपी में। ठीक है, इतना हुआ था। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को किसने ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट किया था? बताएं, बोलो बोलो, ये काम किसने किया था? फोस्फो फोस्फो ग्लूकोम्यूटेज, फोस्फोग्लूकोम्यूटेज ने ये काम किया था, है ना। ओके गुड, फोस्फोग्लूकोम्यूटेज, वेरी गुड। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से यूडीपी ग्लूकोज बनाने के लिए क्या किया हमने? क्या किया हमने? यूडीपी ग्लूकोज यू अरे यू रुक जाओ भाई, रुक जाओ, वरना बैक मर जाएगा बहुत बुरे वाला। इस भाई साहब की नखरे भी अलग ही हैं बस। यूडीपी ग्लूकोज फोस्फोराइलेज, फोस्फोराइलेज ये था ना। यूडीपी ग्लूकोज पायरोफोस्फोराइलेज, हाँ पायरोफोस्फोराइलेज। ठीक है, इसने क्या किया? यूडीपी को ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को यूडीपी ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया,
और यहां से बाहर क्या निकला था, PPI, है ना, पायरोफोस्फेट। फिर पायरोफोस्फेट को पायरोफोस्फेटेज ने 2PI में कन्वर्ट कर दिया था। इसके बाद फिर ये क्या था अपना, ग्लाइकोजेनिन। ग्लाइकोजेनिन में लिख लेते हैं, यहीं पर ऐड कर लेते हैं, जो अपना 194 टायरोसिन है वो यहां कनेक्टेड हुआ है, वो यहां कनेक्टेड हुआ अल्फा 14 से, इतना बन गया अपना प्राइमर। फिर आया ग्लाइकोजन सिंथेज। ग्लाइकोजन सिंथेज ने अल्फा 1414 कनेक्ट कर दिया, इसमें कोई नई बात नहीं। फिर ब्रांचिंग एंजाइम आया, इसका नाम यही लिख लेते हैं, अमाइलो 1416 ग्लूको ट्रांसफेरेज, ग्लूको ट्रांसफेरेज। ठीक, उसने आकर के कट किया और कट करके अल्फा 16 की ब्रांचिंग करा दी, अल्फा 16 का ब्रांचिंग करा दिया बस। और ये जितने भी एंड बचे हुए हैं, दीज ऑल आर नॉन रिड्यूसिंग एंड। ये नॉन रिड्यूसिंग है, ये भी नॉन रिड्यूसिंग है, ये भी नॉन रिड्यूसिंग है, ये भी नॉन रिड्यूसिंग है। हाँ ठीक है, तो बस शॉर्ट नोट्स में यही लिखना है और कुछ भी नहीं लिखेंगे। इतना लिखने के बाद एंजाइम के बारे में जरा लिख लेना, मैं थोड़ा एनालाइज कर लेती हूँ, कुछ चीज छूट ना जाए। ये सब एंजाइम हमने लिख लिए, ठीक है, हाँ ठीक है, ये हमने लिख लिया। ग्लाइकोजेनिन के बारे में टायरोसिन 194 होता है, ठीक है, इतनी बातें काफी हैं। ये वाला पार्ट हमने ऐड कर लिया, ये भी आ गया, ये भी आ गया है, ये भी आ गया, ठीक है जी। तो इस शॉर्ट नोट्स में आपकी सारी चीजें आ गई हैं। अच्छा, इसके आगे ये वाला पार्ट जरूर जरूर लिखोगे, जरूर जरूर ये वाला पार्ट ऐड करेंगे आप। ये ऐड करने के बाद ये वाली बात भी ऐड ही कर लेना जरूर, जैसे कैसीन काइनेज सेकंड की जरूरत है। इसके बाद फिर ये वाली बात, ठीक है जी। बस, तो जो है एक पेज के अंदर CK2, हाँ कैसीन काइनेज 2 मैंने बता दिया है, मार्क कर दिया है, कैसीन काइनेज 2 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये शॉर्ट नोट्स में लिखेंगे बस। तो मेरे हिसाब से एक पेज में आपका ग्लाइकोजन का सिंथेसिस पूरा हो जाएगा। ठीक है, डन। चलिए, अभी हमारे पास आधा घंटा बाकी है और आधे घंटे में ग्लाइकोजन का डिग्रेडेशन हमें पढ़ना है। शुरू कर लिया जाए, फिर करें शुरू। बोलो बोलो बोलो, जल्दी से बोलो, करें शुरू ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन। तो ग्लाइकोजन को तोड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं तो क्या कहोगे, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। क्या कहोगे, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, यानी ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन। अच्छा, ब्रेकडाउन कहां से शुरू होगा, देखो जो रिड्यूसिंग एंड है ना अपना, रिड्यूसिंग एंड पर लगा है ग्लाइकोजेनिन। क्या लगा है, ग्लाइकोजेनिन। वहां से ब्रेकडाउन नहीं शुरू कर सकते, कहां से करेंगे, जो नॉन रिड्यूसिंग एंड है। मान लीजिए ये आपने बनाया ग्लाइकोजन, ये था ग्लाइकोजेनिन, ये था आपका ग्लाइकोजेनिन, यहां पर चेन बनी, फिर ब्रांचिंग हुई, मान लीजिए ये हमने बना दिया ग्लाइकोजन। ये सारे एंड क्या है, ये सारे एंड क्या है, नॉन रिड्यूसिंग एंड है। तो जो भी कोई एंजाइम उसको तोड़ने के लिए आएगा, फॉर श्योर वो यहीं से तोड़ना शुरू करेगा। वो जहां से भी तोड़ना शुरू करेगा वो सारे नॉन रिड्यूसिंग एंड ही होंगे, जहां से वो तोड़ना शुरू करता है। ठीक, तो देखो इसमें ग्लाइकोजिनोलाइसिस में जब हम तोड़ना शुरू करते हैं अपने ग्लाइकोजन को, वो नॉन रिड्यूसिंग एंड से टूटता है। कहां से टूटता है, नॉन रिड्यूसिंग एंड से। ठीक है, अब देखो इसमें याद रखेंगे एक बात कि नॉन रिड्यूसिंग एंड से तोड़ रहे हैं, कहां पर टूटेगा, जहां बना है, कहां बना है, साइटोसोल में। हमारे लीवर के मसल्स के जो सेल हैं उनके साइटोसोल में बना था और वहीं पर वो टूट जाएगा। तो नॉन रिड्यूसिंग एंड से उसको तोड़ना शुरू करेंगे, फोस्फोराइलिसिस करना पड़ेगा। अब अगेन यहां भी एक बात और याद रखोगे,
जब हमने ग्लाइकोजन बनाया, ग्लाइकोजन बनता है ग्लूकोज से, तो क्या ग्लूकोज ही आया था? नहीं, यूडीपी ग्लूकोज आया था ना। ऐसे ही जब ग्लाइकोजन को तोड़ने की बारी आएगी, तो फिर माइंड में यही आएगा कि ग्लाइकोजन बना है ग्लूकोज से, जब वो टूटेगा तो ग्लूकोज की फॉर्म में ही टूटेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, वो ग्लूकोज 1-फॉस्फेट की फॉर्म में टूटता है। मतलब जब एक ग्लूकोज ग्लाइकोजन से बाहर निकल के आएगा, तो वो ग्लूकोज की फॉर्म में नहीं आता है, वो ग्लूकोज 1-फॉस्फेट की फॉर्म में आता है। और जब ग्लूकोज गया वहां बाइंड होने के लिए, तो क्या ग्लूकोज की फॉर्म में गया था? नहीं, वो यूडीपी ग्लूकोज की फॉर्म में गया था। मतलब एक्सेप्ट किया गया यूडीपी ग्लूकोज की फॉर्म में, लेकिन बाइंड किया चेन में ग्लूकोज की फॉर्म में। अब जब वो टूटेगा तो ग्लूकोज की फॉर्म में टूटता है, लेकिन जब बाहर निकलेगा तो ग्लाइकोजन 1-फॉस्फेट की फॉर्म में बाहर निकलता है। तो देखो यहां पर लेके आएंगे हम, फोस्फोराइलिसिस करना होता है यहाँ। हम यहाँ क्या करेंगे? फोस्फोराइलिसिस, मतलब कि रिमूवल ऑफ टर्मिनल ग्लूकोज रेजिड्यू एज अ अल्फा डी ग्लूकोज 1-फॉस्फेट फ्रॉम द नॉन रिड्यूसिंग एंड, दिस प्रोसेस कैरिड आउट बाय एंजाइम ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज। तो वहां जो अपना मेन एंजाइम था ग्लाइकोजन सिंथेज, यहां मेन एंजाइम है ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज। तो इसमें देखिए कंप्लीट डिग्रेडेशन के लिए यहां भी दो एंजाइम की जरूरत होगी। एक तो वो जो हमारी लीनियर चेन में अल्फा 1,4,1,4 से जो कनेक्शन है उसको तोड़ने के लिए ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज आएगा, और वो जो ब्रांचिंग हुई थी ना, जो ब्रांचिंग एंजाइम ने कराई थी अल्फा 1,6, उसको तोड़ने के लिए अलग एंजाइम आएगा, नाम है डी ब्रांचिंग एंजाइम। इसका भी नाम रख दिया है, लेकिन काम के हिसाब से अलग नाम है। जैसे कि इसमें दो सब यूनिट होती हैं, ग्लूकन ट्रांसफिरेज और एक होता है अल्फा 1,6 ग्लूकोसाइडेज। तो मैं बताऊंगी इसमें भी इसका भी काम थोड़ा सा यूनिक है, जैसे कि ब्रांचिंग का था। तो पहले पढ़ लेते हैं ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज क्या करता है। सो ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज में is a large protein that can exist in different state and structure। ये भी different state में present होता है। एक होती है इसकी मोनोमर फॉर्म, एक होती है डाइमर। मोनोमर फॉर्म थोड़ी लार्ज प्रोटीन से मिलकर बनी है, जिसमें 842 अमीनो एसिड होते हैं, और इसका मास 97.434 किलो डाल्टन के आसपास होता है, और ये मसल सेल में है। इट कैन बी इनएक्टिव और एक्टिव, मतलब इसको भी हम इनएक्टिव एक्टिव कर सकते हैं। अब बात करिए डाइमर की। टू आइडेंटिकल सबयूनिट्स दैट आर बायोलॉजिकली एक्टिव, द डाइमर हैज एन एसेंशियल कोफैक्टर कॉल्ड पायरोडॉक्सिल फोस्फेट, पीएलपी जिसको बोलते हैं। तो जब हमारा ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज डाइमर फॉर्म में होता है, तो तब उसके पास एक फोस्फेट भी लगा, एक कोफैक्टर को एंजाइम लगा हुआ है, जिसका नाम है पीएलपी, पायरोडॉक्सिल फोस्फेट। तो देखो ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज अटैक करता है एक्सोग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पर, यानी जो सबसे एंड वाला अपना जो ग्लूकोज है और एक और ग्लूकोज है, उसका जो बॉन्ड है वो सबसे बाहर वाला बॉन्ड होगा, उसे आप कहेंगे एक्सोग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये एंजाइम एक्सोग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पर अटैक करता है। ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज हैज अ पायरोडॉक्सिल फोस्फेट, जो डिराइव किया था विटामिन B6 से, एट ईच कैटालिटिक साइट। पायरोडॉक्सिल फोस्फेट लिंक विद बेसिक रेजिड्यू, इन दिस केस लाइसिन होता है, एंड कोवलेंटली फॉर्म अ स्किफ बेस। सो पायरोडॉक्सिल फोस्फेट ग्रुप act as a general acid catalyst promoting the attack by Pi on the glycosidic bond। तो ये जो PLP है ये क्या करता है, इस एंजाइम की जो भी एक्टिव साइट है उस पर ये PLP प्रेजेंट होता है। इस PLP का काम है कि वो जो एक्सोग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है उसको तोड़ना, लेकिन कैसे? PI का यूज करके। मतलब ये एंजाइम फोस्फेट का यूज करता है उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। मतलब वो उसके पास में फोस्फेट लेके जाता है, ये फोस्फेट वहां अटैक करता है, वो बॉन्ड टूट जाता है और वो बॉन्ड बन जाता है फोस्फेट के साथ। इसीलिए वहां ग्लूकोज 1-फॉस्फेट बाहर निकल के आता है, क्योंकि हमने उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमने इस्तेमाल किया है फोस्फेट का। तो वो फोस्फेट कनेक्ट हो जाता है ग्लूकोज से। तो देखो जैसे ये मेरे पास पूरा हमारा ग्लाइकोजन है,
और ग्लाइकोजन की ये पूरी चेन दी गई है। इस चेन में आया ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज, और ये ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज एक फोस्फेट को लेकर के आता है। वो फोस्फेट यहां अटैक करता है, इस बॉन्ड पर वो अटैक करेगा। जैसे वो यहां अटैक करेगा तो ये जो बॉन्ड है जो इसके साथ बना हुआ था वो टूट करके इस फोस्फेट के साथ बन जाएगा। और ये क्या है, अपना पहला कार्बन है, क्योंकि पहला कार्बन कनेक्टेड है दूसरे ग्लूकोज के फोर्थ कार्बन से। तो जैसे ही ये बॉन्ड टूटता है, जैसे ये बॉन्ड टूटता है तो ये पहला कार्बन उस फोस्फेट के साथ कनेक्ट कर लेता है, तो ये बन जाएगा ग्लूकोज 1 फोस्फेट, और हमारी जो चेन है वो एक ग्लूकोज के नंबर से कम हो जाएगी। ऐसे करते 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 ये बॉन्ड टूटता रहता है। समझ गए हैं? एक बार फिर से समझिए, ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज जो है वो उसके पास पीएलपी होता है, पायरिडॉक्सिल फोस्फेट, जो कि उसका एक्टिवली काम करवाता है। ये पीएलपी फोस्फेट को लेके आता है और ये जो एक्सोग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है उस पर अटैक करवाता है। जैसे ये फोस्फेट यहां अटैक करता है, ये बॉन्ड टूट जाता है और ये फोस्फेट इसके साथ कनेक्ट हो जाता है। तो ये जो ग्लूकोज पूरी चेन से कनेक्टेड थी जिस बॉन्ड से, वो बॉन्ड टूट करके बन गया है फोस्फेट के साथ। तो ये जो ग्लूकोज निकलेगा इसे आप कहेंगे ग्लूकोज 1 फोस्फेट, और ये अपनी जो चेन थी इसमें एक ग्लूकोज कम हो जाएगा। फिर यहाँ एक और ये वाला बॉन्ड टूटेगा। ऐसे करते करते वो 1 बाय 1 नॉन रिड्यूसिंग एंड से 1 बाय 1 एंड मतलब कि कट करता हुआ रहता है और ग्लूकोज को ग्लूकोज 1 फोस्फेट की फॉर्म में बाहर निकालता रहता है। तो इस तरीके से रिएक्शन चलेगी। तो ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज का रेगुलेशन भी हम कर सकते हैं, जैसे हमने ग्लाइकोजन सिंथेज का किया है। काम हमने देख लिया, पीएलपी की मदद से वो काम करेगा। उसका रेगुलेशन कैसे होता है? सो ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज डाइमर हैज मेनी रीजन ऑफ बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस इंक्लूडिंग द कैटालिटिक साइट, ग्लाइकोजन बाइंडिंग साइट, एलोस्टेरिक साइट एंड रिवर्सिबली phosphorylated serine residue. The most important regulatory site is serine 14, the site of reversible phosphorylation. वैसे तो इस एंजाइम के पास बहुत सारी साइट है, कैटालिटिक साइट है, ग्लाइकोजन की बाइंडिंग साइट है, एलोस्टेरिक साइट है, लेकिन अगर मुझे इसको रेगुलेट करना है तो सबसे जरूरी साइट पर लगा होता है सेरीन 14। तो वहीं पर कोवलेंट मॉडिफिकेशन किया जाता है। अब यदि इसकी एक्टिव फॉर्म देखी जाए जो कि होती है फोस्फोराइलेटेड, यदि सेरीन 14 पर फोस्फेट लगा है तो ये एक्टिव है, और अगर फोस्फेट हटा दिया जाए तो ये हो जाएगा इनएक्टिव। तो एक्टिव फॉर्म को बोलेंगे आप GPA बोलेंगे और इनएक्टिव को बोलोगे B, सेम जैसे ग्लाइकोजन सिंथेज में था। बट फर्क कितना है, ग्लाइकोजन सिंथेज जब अपनी A फॉर्म में होता है तो वो डीफॉस्फोराइलेटेड है, और ये ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज जब एक्टिव फॉर्म में है मतलब A फॉर्म में है तो जब वो फोस्फोराइलेटेड होता है। जब वो B फॉर्म में आते हैं तो ये हो जाता है डीफॉस्फोराइलेटेड, यानी इसके फोस्फेट को यहां से हटा दिया है। ओके, तो ये इसका एक्टिवेशन है। और देखिए द ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज इज एलोस्टेरिकली भी रेगुलेट किया जा सकता है। बात करें एक्टिवेटर की तो एएमपी क्या इंडिकेट करता है कि बॉडी के अंदर ग्लूकोज की कमी है, यानी एटीपी की कमी है। तो फिर ये एएमपी आकर के इसको एक्टिव कर देता है, ये ग्लाइकोजन को तोड़ेगा ग्लूकोज में, ग्लूकोज फिर रेस्पिरेशन करेगा, एटीपी बनेगी। और अगर ऑलरेडी आपके सेल में एटीपी ज्यादा है, ग्लूकोज 6 फोस्फेट ज्यादा है या ग्लूकोज ज्यादा है, तब मुझे ग्लाइकोजन को तोड़ना ही नहीं है। तो ये सारे फैक्टर आकर के हमारे ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज को इनएक्टिव कर देते हैं। मतलब जो प्रोडक्ट फॉर्म है वो इनहिबिशन की तरह एक्ट करेगी, एएमपी एक्टिवेटर की तरह एक्ट करेगा ताकि ये एक्टिव हो जाए और अपने काम को कर सके। ठीक है, यहीं पर हार्मोनल रेगुलेशन भी देखा गया है कि अगर ग्लूकागन है तो जरा बताओ सोच करके, ग्लूकागन हमारे इस एंजाइम को एक्टिव करेगा या इनएक्टिव? सोचिए और बताइए मुझे, ग्लूकागन क्या करेगा, एक्टिव करेगा या इनएक्टिव करेगा? बोलो बोलो, ग्लूकागन क्या करना चाहिए, एक्टिव करना चाहिए या इनएक्टिव?
बहुत बढ़िया, क्योंकि ग्लूकागन का काम होता है ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल मेंटेन करना। यानी ब्लड में ग्लूकोज की कमी हो गई है, वो ग्लूकोज कहां से आएगी? ग्लाइकोजन को तोड़ करके आएगी। ग्लाइकोजन कौन तोड़ता है? ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज। तो ग्लूकागन एक्टिव करेगा, इंसुलिन इनएक्टिव, एपिनेफ्रिन भी एक्टिव करेगा। सो देखो यहाँ ग्लूकागन एक्टिवेट एडिनाइलेट साइक्लेज थ्रू अ जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। यहाँ आपको पूरा मैकेनिज्म दिया गया है कैसे हमारा जो ग्लूकागन है वो काम करता है। तो देखो ग्लूकागन लिया, ग्लूकागन जीपीसीआर सिग्नलिंग पाथवे को एक्टिव करता है एंड एडिनाइलेट साइक्लेज बनाता है। एडिनाइलेट साइक्लेज आपको पता ही क्या करता है, वो एएमपी को साइक्लिक फॉर्म में लेकर के आ जाता है। तो एएमपी बन जाता है साइक्लिक एएमपी। ये साइक्लिक एएमपी जाकर प्रोटीन काइनेज ए से बाइंड करेगा, प्रोटीन काइनेज ए हो जाएगा एक्टिव। और प्रोटीन काइनेज का काम क्या है? फोस्फेट ऐड करना। तो ये कहां फोस्फेट ऐड करेगा? जो फोस्फोराइलेज काइनेज है, फोस्फोराइलेज काइनेज पर ये फोस्फेट ऐड करके इसको एक्टिव कर देता है। अच्छा, जैसे ही ये एक्टिव हुआ, ये ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज जो कि फिलहाल बी फॉर्म में है, उस पर फोस्फेट कौन से? सेरीन 14 पर, इसके सेरीन 14 पर वो फोस्फेट ऐड कर देगा, ये हो जाएगा एक्टिव। साथ साथ वो जीएसके पर भी फोस्फेट ऐड करता है। और आपको पता ही है जीएसके पर अगर फोस्फेट ऐड हुआ तो ये हो जाता है एक्टिव, और ये एक्टिव होकर के ग्लाइकोजन सिंथेज पर फोस्फेट ऐड करेगा, जिससे ये हो जाएगा इनएक्टिव। समझ गए क्या? तो ग्लूकागन आकर के मल्टीपल काम कराता है। ग्लूकागन आकर के सबसे पहले प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिव कर देता है। प्रोटीन काइनेज ए का काम है फोस्फेट ऐड करना। वो ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज काइनेज पर फोस्फेट ऐड करेगा, साथ साथ ग्लाइकोजन सिंथेज काइनेज पर भी फोस्फेट ऐड करेगा। बट दोनों का रिजल्ट अलग अलग होगा। ग्लाइकोजन सिंथेज काइनेज पर जो फोस्फेट ऐड किया है उससे ये एक्टिव होकर के ग्लाइकोजन सिंथेज पर फोस्फेट ऐड करेगा, और जैसे इस पर फोस्फेट ऐड होगा ये हो जाएगा इनएक्टिव। जबकि फोस्फोराइलेज काइनेज पर जो फोस्फेट ऐड हुआ उससे ये एक्टिव हो गया। ये एक्टिव होकर के ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज को एक्टिव करता है बाय एडिशन ऑफ फोस्फेट। तो अब फाइनली हुआ ये कि ग्लाइकोजन सिंथेज तो हो गया इनएक्टिव और ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज हो गया एक्टिव। तो ग्लाइकोजन टूटेगा ना कि बनेगा, और हमें करना भी यही है। ठीक है, तो अपना ग्लूकागन आकर के काम करता है। ये सारी बातें जो यहाँ लिखी है वो सब मैंने यहाँ लिख दी है। ग्लूकागन कैसे कोवेलेंटली मॉडिफाइड, इसको एलोस्टेरिकली या हार्मोनली मॉडिफाइड करता है हमारे ग्लूकागन, हमारे ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन को। ठीक है, अब यहीं पर देखो इंसुलिन क्या करेगा। इंसुलिन ग्लाइकोजन की सिंथेसिस को प्रमोट करता है, यानी एट द बैक एंड वो क्या करेगा? ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन को तो रोकेगा लेकिन सिंथेसिस को बढ़ाएगा। तो इंसुलिन कैसे काम करता है ये देखिए। इंसुलिन का काम करने का तरीका क्या है? इंसुलिन आया, वो फोस्फेटेज को एक्टिव करता है। फोस्फेटेज आकर के जो अपना ग्लाइकोजन फोस्फेटेज ग्लाइकोजन सिंथेज है उस पर से फोस्फेट हटा देता है, जिससे ये तो हो जाएगा एक्टिव, यानी ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन नहीं होगा। साथ में जो अपना ग्लाइकोजन सिंथेज है उस पर से भी फोस्फेट हटाएगा, और जो ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज है उस पर से भी फोस्फेट हटा देगा, लेकिन रिजल्ट अलग अलग होगा। जैसे ही इस पर से फोस्फेट हटेगा तो ये तो होगा इनएक्टिव, और जैसे ही इस पर से फोस्फेट हटेगा ये होगा एक्टिव। ग्लाइकोजन सिंथेज एक्टिव एंड ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज इनएक्टिव, यानी ग्लाइकोजन सिंथेसाइज होगा ना कि ब्रेकडाउन। तो ये भी शॉर्ट नोट्स में ऐड करेंगे। ये इंसुलिन का मैकेनिज्म दिया है। ठीक है, ग्लूकागन ग्लाइकोजन की सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा। हाँ जी बिल्कुल, ऐसे ही करेगा। ठीक, तो आप अपने मन में बस एक बात याद रखिए,
इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकागन क्या करता है, ग्लाइकोजन सिंथेज कब एक्टिव होता है और ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज कब एक्टिव होता है। बस बाकी जितना भी घुमा फिरा के है वो सब आप खुद कर ले जाएंगे अगर आपको पता है। तो क्योंकि देखो, अगर मैं कहूं कि मुझे ना ग्लाइकोजन बनाना है, अगर मैं कहूं मुझे ग्लाइकोजन बनाना है, तो आप खुद समझ लेंगे अब सब कुछ कि ग्लाइकोजन अगर बनाना है, ग्लाइकोजन फॉर्मेशन करनी है, तो ग्लाइकोजन सिंथेज एक्टिव होना चाहिए ना, ग्लाइकोजन सिंथेज होना चाहिए एक्टिव। और ये एक्टिव कब होता है, जब उस पर फॉस्फेट नहीं लगा है। तो मतलब फिलहाल उस पर फॉस्फेट लगा है, इसके फॉस्फेट को हटाना पड़ेगा। तो किसको लेके आएंगे, फॉस्फेटेज को लेके आएंगे। फॉस्फेटेज को लेकर के आएंगे तो वो क्या करेगा, फॉस्फेट को हटा देगा, ग्लाइकोजन सिंथेज एक्टिव हो जाएगा और वो फिर ग्लाइकोजन बनाएगा। साथ साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि कोई आकर के इसको फिर से इनएक्टिव ना कर दे। इसको इनएक्टिव कौन करता है, जीएसके। तो अपना जो जीएसके है, ग्लाइकोजन सिंथेज काइनेज, इसको हम करेंगे इनएक्टिव। इसको भी इनएक्टिव कैसे करते हैं, फॉस्फेटेज, इस पर जो ऑलरेडी फॉस्फेट लगा हुआ है, उस फॉस्फेट को भी हटा करके इसे कर देते हैं इनएक्टिव। तो ग्लाइकोजन जीएसके जो है ये हो जाएगा इनएक्टिव। तो इसको इनएक्टिव करना है और इसको करना है एक्टिव। अगर मुझे ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन करना है, ग्लाइकोजन का अगर ब्रेक डाउन करना है, तो आप समझ सकते हैं ब्रेक डाउन करना है, यानी ब्रेक डाउन कब होगा, जब हमारा ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एक्टिव होता है। तो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एक्टिव कब होता है, जब इस पर फॉस्फेट लगा होता है। तो काइनेज लेकर के आएंगे, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज पर फॉस्फेट ऐड करवा देंगे। साथ साथ जो अपना ग्लाइकोजन सिंथेज है, ग्लाइकोजन सिंथेज पर से फॉस्फेट हटाना है। तो यहां फॉस्फेटेज लेके आएंगे जो इस पर से फॉस्फेट हटा देगा ताकि ये इनएक्टिव हो जाए और ग्लाइकोजन ना बने। डन। तो बस ये 2-4 बातें जो आप याद रखेंगे, याद रहेंगी, तो सारा पाथवे आप खुद सोल्व कर लेंगे। अगर आपको ये पता है कि ये कब एक्टिव है, कब इनएक्टिव है, कब ये काम करता है, कब इसके काम की जरूरत नहीं है। ओके। तो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज कब एक्टिव है, जब उस पर फॉस्फेट लगा हुआ है। लगाने के लिए किसको लेके आएंगे, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज को लेके आएंगे। और वो काइनेज कैसे एक्टिव होता है, प्रोटीन जो अपना प्रोटीन काइनेज ए है वो आकर उस पर फॉस्फेट ऐड करता है, तब वो एक्टिव हो जाता है। फिर वो फॉस्फोराइलेज पर फॉस्फेट एक्टिव लगाता है तो अपना ये एक्टिव होकर के ब्रेक डाउन करवाएगा। ठीक है। ओके जी। अभी बात करते हैं डी ब्रांचिंग एंजाइम की। डी ब्रांचिंग एंजाइम ये क्या करेगा, तो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज तो केवल जो लीनियर चेन है उसको तोड़ता है। इट वर्क विल इमीडिएटली कम टू अ होल्ड 4 रेजिड्यू अवे फ्रॉम द अल्फा 16। मतलब ये देखा गया कि मेरे पास मान लीजिए ग्लूकोज की एक चेन है पूरी ग्लाइकोजन की, उसमें यहां पर अल्फा 16 हुआ है, इसके 4 रेजिड्यू पहले ही अपना ये जो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज है इसकी एक्टिविटी बंद हो जाती है। फिर वहां पर आता है इस कंडीशन में डी ब्रांचिंग एंजाइम जरूरी है। डी ब्रांचिंग एंजाइम की 2 एक्टिविटीज हैं, ट्रांसफिरेज एक्टिविटी एंड अल्फा 16 ग्लूकोसाइडेज एक्टिविटी। ये क्या करेगा, ये डी ब्रांचिंग आकर के देखो उसमें डी ब्रांचिंग आकर के अल्फा 16 की जो बाइंडिंग हुई है उसको तोड़ देता है। तो ये देखो हमारा यहाँ अल्फा 16 आया हुआ था, यहाँ पूरी चेन थी, उसको तोड़ दिया ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज ने, लेकिन जैसे वो यहाँ आया उसकी एक्टिविटी ऑटोमेटिकली हॉल्ट हो गई, रुक गई। फिर आएगा डी ब्रांचिंग एंजाइम, ग्लाइकोजन डी ब्रांचिंग एंजाइम आया है। ये क्या करता है,
इस वाले बॉन्ड, यहां पर पहले तो इस वाले बॉन्ड को तोड़ेगा, यहां से तोड़ता है, यहां तोड़ करके मतलब अल्फा 1,4 को तोड़ा और अल्फा 1,4 से ही यहां कनेक्ट कर दिया है। अल्फा 1,4 को तोड़ता है और अल्फा 1,4 से ही यहां कनेक्ट कर देता है। इसको बोलते हैं ओलिगो 1,4,1,4 ग्लूकन ट्रांसफेरेज। यानी जहां पर भी ब्रांचिंग है, जहां पर भी ब्रांचिंग है उसके जो नेक्स्ट वाला बॉन्ड है उसको तोड़ देगा, इस पूरे फ्रैगमेंट को यहां फिर से शिफ्ट कर देगा। मतलब अल्फा 1,4 को तोड़ा और अल्फा 1,4 बना दिया, तो ये पूरी एक बड़ी सी चेन बन गई है, बन गई है। अब ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज आकर के इसको तोड़ सकता है। अब बच गया ये वाला ग्लूकोज जो कनेक्टेड है अल्फा 1,6 से, जो कनेक्टेड है अल्फा 1,6 से। इसको आकर के फिर ये अपनी जो दूसरी एक्टिविटी है अमाइलो 1,6 ग्लूकोसाइडेज, इससे आकर के कट कर देता है और ग्लूकोज की फॉर्म में ये बाहर निकल जाता है। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, अगर ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज तोड़ता है तो वो ग्लूकोज को ग्लूकोज 1 फॉस्फेट की फॉर्म में बाहर निकालता है। लेकिन हमारा जो डी ब्रांचिंग एंजाइम है वो जो एक ग्लूकोज की यूनिट को बाहर निकाल रहा है वो केवल ग्लूकोज की फॉर्म में ही बाहर निकलता है, वहां पीएलपी नहीं है तो फॉस्फेट नहीं होता है बॉन्ड तोड़ने के लिए। ठीक, सो दो एक्टिविटी है आपके डी ब्रांचिंग एंजाइम की। पहली तो क्या है, ट्रांसफेरेज एक्टिविटी, जिसको बोलते हैं, जिसको आप कहेंगे ओलिगो 1,4,1,4 ग्लूकन ट्रांसफेरेज। जैसे मानिए पूरी चेन है, यहां से कट करेगा, इस पूरे को यहां ट्रांसफर कर देगा। अब ये पूरा ट्रांसफर हो गया है, अब ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को तोड़ सकता है और ये जो एक रेजिड्यू बचा है अपनी दूसरी एक्टिविटी से, जिसको बोलते हैं एमाइलो 1,6 ग्लूकोसाइडेज, इससे कट करके इस ग्लूकोज को अलग कर देगा। तो ऐसे ये पूरा जो ब्रांचिंग वाला पार्ट है उसको भी तोड़ देता है। डन एवरीवन, ये है आपका डी ब्रांचिंग एंजाइम। बस ये पार्ट और देख लीजिए। अभी डिपेंड ऑन द ऑर्गन टिश्यू, ऑर्गन टिश्यू पर डिपेंड होकर के काम होता है कि ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन से क्या हुआ है। जो अपना ग्लाइकोजन 1 फॉस्फेट बना इसका क्या होगा। तो देखो, अगर ये काम हो रहा है लीवर में, क्योंकि मेनली हमने ग्लाइकोजन बनाया था लीवर में और हमारी मसल्स में। लीवर में अगर ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन हुआ और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट मिला है तो क्या होगा। देखो, ये था ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज की मदद से वो टूट गया ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट पर एक्ट करता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पर एक्ट करता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, और वो छठे कार्बन पर लगे हुए फॉस्फेट को हटा करके उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। ये ग्लूकोज हमारे ब्लड में चला जाता है। बट मसल्स में क्या होता है, मसल्स में जो ग्लाइकोजन था वो ब्रेक डाउन हुआ ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में, और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट सीधा कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ये सीधा जाता है ग्लाइकोलिसिस में, और ग्लाइकोलिसिस में जाकर के ये एटीपी बनाएगा। मतलब जितना भी ग्लाइकोजन यहाँ मसल्स में टूटा है वो ब्लड में जाता ही नहीं है। एक आप ये भी कह सकते हैं कि इसके पास ये वाला एंजाइम नहीं है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज लीवर मसल्स के पास नहीं होता है, तो उसका जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो ही नहीं पाता, सीधा ग्लाइकोलिसिस में जाकर के एटीपी बना करके दे देगा। तो अगर लीवर में है तो लीवर में तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर ब्लड में चला जाएगा, अगर मसल्स में है तो मसल्स के अंदर ही इस्तेमाल कर लिया जाएगा, इसे मसल्स के अंदर ही इस्तेमाल कर लिया जाता है। ये देखो सेम यहाँ दिखाया गया है, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अगर ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हमारे लीवर में या किडनी में है तो लीवर में और किडनी में ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज होता है जो उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन अगर ये मसल्स के अंदर है तो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट सीधा पायरुवेट में कन्वर्ट होगा, पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम में
और टीसीए साइकिल, और अगर O2 की कमी हो रही है तो ये लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एक्ट करके लैक्टेट बना देगा। तो ये फेट है हमारे ग्लूकोज 1 फॉस्फेट का। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, ये कुछ डिजीज है जो आपको याद रखनी है ग्लाइकोजन स्टोरेज के बारे में। तो इसमें आपकी कई सारी डिजीज दी गई है, एक बार इन सबको पढ़ लेंगे, नेक्स्ट क्लास में मैं इसको कनेक्ट करवा दूंगी एक बार, ठीक। तो अभी जितना भी हमने पार्ट पढ़ा है उसके शॉर्ट नोट्स देख लेते हैं ब्रेक डाउन वाले के। सो ब्रेक डाउन में जो आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं वो इसमें एक तो ये पार्ट रहेगा, इसको जरूर अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ एंजाइम के बारे में बताया है, और एंजाइम मतलब पूरे कौन कौन से एंजाइम है, उनके पास कौन कौन सी एक्टिविटीज है। इतना करने के बाद फिर आप इस वाले पार्ट को बेशक रहने देना, उसमें बस ये वाला पार्ट जो पीएलपी वाला पार्ट है ना, ये ऐड कर लेना, पीएलपी वाला पार्ट ऐड करेंगे। अच्छा, ये वाला पार्ट भी ऐड कर लेना। फिर ये वाला पार्ट जरूरी है, ये वाला पार्ट भी जरूरी है रेगुलेशन में। ग्लूकागन वाला बस ये वाला पार्ट लिख लोगे, इंसुलिन वाला भी ये पढ़ने के बाद बस लिख लेना ये वाला पार्ट। फिर इसमें जो है ये वाला पार्ट, इनके जो डी ब्रांचिंग एंजाइम है इसकी जो अलग अलग एक्टिविटीज है, ठीक है। ये लिखना चाहो तो देख लेना, बाकी आपने पहली स्लाइड में इसको लिख भी लिया है। और ये है ओके एवरीवन। हाँ हाँ बिल्कुल गुंजन, ऐसे ही होता है। मसल्स के अंदर अपना ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज नहीं है तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो ही नहीं पाता है। ओके एवरीवन। तो ग्लाइकोजन का पूरा मेटाबॉलिज्म हमने इस क्लास में पढ़ लिया, ग्लाइकोजन का सिंथेसिस भी और ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन भी। अच्छा 100वां वीडियो है, ठीक है ओके। हाँ बोलो, किस किस स्लाइड में? हाँ जी बोलिए, अगर डाउट है किसी को। हाँ बताओ तो किस किस स्लाइड में। अच्छा, टेस्ट देने के बाद अपने क्वेश्चन बता देना। टॉपिक का नाम बताओ, ऐसे तो ये चीजें जल्दी निकल जाएंगी, फिर तुम कनेक्ट नहीं कर पाओगे। टॉपिक का नाम बता दो मुझे। हैंड राइटिंग में था, ओके। ये वाला है क्या, या फिर ये है? हैंड राइटिंग में तो ये भी है। इस पर हाँ जी ठीक है, जिसको डाउट नहीं है वो जा सकते हैं, जिसको डाउट नहीं है वो जा सकते हैं। GSK2 एक्टिव ब्रेकडाउन, GSK2 एक्टिव ब्रेकडाउन। ये वाला हाँ बोलो, इसमें क्या डाउट है? हाँ बताओ।
इसमें नीचे जीएसके। हाँ देखो, ग्लाइकोजन, अगर मुझे ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करवाना है, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन अगर करवाना है तो फॉस्फोराइलेज तो एक्टिव होना चाहिए, ग्लाइकोजन सिंथेज इनएक्टिव होना चाहिए। यहीं पर अगर बात करें जीएसके की, जीएसके ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन में जीएसके इनएक्टिव, हाँ तो सही है, जीएसके इनएक्टिव होना चाहिए। जीएसके 3 अच्छा, यहाँ ये जीएसके नहीं है, ये ग्लाइकोजन सिंथेज है। यहां हम जीएसके की बात कर रहे हैं। देखो, जब ग्लाइकोजन फॉर्म करना है तो ग्लाइकोजन फॉर्म करते वक्त जीएसके हमारा, अच्छा ग्लाइकोजन फॉर्म करते वक्त जीएसके तो इनएक्टिव होना चाहिए, क्योंकि जीएसके इनएक्टिव होगा तभी ग्लाइकोजन सिंथेज एक्टिव होगा। शायद यही है माई। ठीक है, इसमें कोई करेक्शन होगा तो मैं कर लूंगी एक बार। ठीक है। चलिए जी, ठीक है, फिर पीडीएफ में अभी शेयर कर दूंगी, अपने शॉर्ट नोट्स बना लेना, फिर शाम को मिलेंगे 5:30 बजे, इसी टॉपिक को थोड़ा कंटिन्यू करेंगे। ओके, चलिए ठीक है, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।